Hello bachon, welcome to this amazing platform of Physics Wala. This is Nancy Della and today we will discuss the 7th lecture of human reproduction. तो आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं मैमरी ग्लैंड्स के बारे में एंड ओवेरियन फॉलिकल्स के बारे में। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या किया था, एक बार हम क्विक रिकैप करते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था यूट्रस के बारे में कि जो यूट्रस की जो शेप होती है वो इन्वर्टेड पियर होती है, 3 वॉल होती थी यूट्रस की। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम के बारे में हमने पढ़ा था कि जो स्मूथ मसल के कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से होते थे, जितने भी साइक्लिक चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल वो एसोसिएट कौन सी लेयर से करते थे, यूट्रस की। और हमने पढ़ा था एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में कि जो यूरिथ्रल ओपनिंग और वजाइनल ओपनिंग ओपन होती है एक डिप्रेशन के अंदर जिसको हमने बोला था वेस्टिब्यूल। फिर हमने पढ़ा लेबिया माइनोरा के बारे में, लेबिया मेजोरा के बारे में, क्लाइटोरिस के बारे में एंड मॉन्स प्यूबिस। उसके बाद हमने डिस्कस किया था फीमेल एसेसरी ग्लैंड्स। फीमेल एसेसरी ग्लैंड्स के अंदर हमने डिस्कस किया था बर्थोलिन ग्लैंड एंड स्कीन्स ग्लैंड। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ये बताइए कि बर्थोलिन ग्लैंड कहां पर होती है, स्कीन ग्लैंड कहां पर होती है और इन दोनों के फंक्शन क्या है। आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ना है आज हम वो डिस्कस करते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हमने पढ़ना है मेमरी ग्लैंड्स के बारे में। 3 फीमेल एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में हमने पढ़ाई की थी। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने नाम देखे थे कि मेमरी ग्लैंड्स होता है, बर्थोलिन ग्लैंड होता है, स्किन ग्लैंड होता है। मेमरी ग्लैंड हमने बोला था कि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करने वाले हैं, तो आज वो दिन आ गया है, ठीक है। और हमने बर्थोलिन ग्लैंड और स्किन ग्लैंड के बारे में हमने पढ़ा था। और आज हम ओवेरियन फॉलिकल्स के बारे में पढ़ेंगे कि प्राइमरी फॉलिकल्स क्या होते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल्स क्या होते हैं, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस एल्बिकेंस, ये सारी की सारी स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं। तो स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया तभी आपको oogenesis समझ में आएगा, ठीक है। तभी आपको oogenesis समझ में आएगा और तभी आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल समझ में आएगी। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो कमिंग जो नेक्स्ट 2 लेक्चर होंगे उन लेक्चर्स का जो बेस होगा वो आज का लेक्चर होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो टॉपिक है ओवेरियन फॉलिकल से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ओवेरियन फॉलिकल्स के बारे में सारी की सारी चीजें समझ में आ गई तो इसका मतलब है आगे के 2 लेक्चर्स आप बहुत आसानी से समझ जाओगे, ठीक है। तो आज हम करते हैं सबसे पहले मेमरी ग्लैंड्स के बारे में। तो जल्दी से अपनी नोटबुक निकालिए, ठीक है। नोटबुक निकालिए और हेडिंग बनाइए मेमरी ग्लैंड्स, मेमरी ग्लैंड्स, ठीक है। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं मेमरी ग्लैंड्स, तो मेमरी ग्लैंड्स ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। मेमरी ग्लैंड किसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? मेमरी ग्लैंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मैमल्स की, ठीक है। तो यहाँ पे आप नोट्स लिखिए अपने सुंदर सुंदर कि ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मैमल्स की, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स, ठीक है। अब दूसरी बात, मैमल्स जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा होगा कि मैमल्स का मतलब मेमरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मैमल्स की मेमरी ग्लैंड्स। अब ये जो मेमरी ग्लैंड्स है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ फीमेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। मेमरी ग्लैंड्स मेल के अंदर भी प्रेजेंट होंगे, फीमेल्स के अंदर भी प्रेजेंट होंगी। मेल के अंदर ये नॉन फंक्शनल होती हैं और फीमेल के अंदर ये एक्टिवेट होती हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी। तो ये भी हम अपने नोट्स के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं कि जो मेमरी ग्लैंड है, मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट, मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल, मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर, मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, लेकिन मेल के अंदर ये नॉन फंक्शनल होती हैं, ठीक है। बट दे आर नॉन फंक्शनल, दे आर नॉन फंक्शनल इन मेल एंड इन फीमेल, एंड इन फीमेल, फीमेल के केस के अंदर ये एक्टिवेट होते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ठीक है। एंड इन फीमेल दे एक्टिवेट ड्यूरिंग, दे एक्टिवेट ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ठीक है। प्यूबर्टी के टाइम पे ये क्या होती है, एक्टिवेट होती है। देखो मेमरी ग्लैंड कि जितनी भी जो बातें, जितने भी जो क्वेश्चंस हैं मेमरी ग्लैंड के, चाहे सब्जेक्टिव आए, चाहे ऑब्जेक्टिव आए, चाहे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आए, तो आज जो हम करेंगे ना पूरी की पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी।
पहले तो हम स्ट्रक्चर समझेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर समझने के बाद, एक बार हम स्ट्रक्चर समझेंगे, स्ट्रक्चर समझने के बाद सारी की सारी चीजें हम देखेंगे कि कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है मैमरी ग्लैंड के ऊपर। तो इतनी बात समझ में आई। मैमरी ग्लैंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मैमल्स की, ठीक है। मैमरी ग्लैंड्स मेल और फीमेल दोनों के अंदर प्रेजेंट होती है। मेल के अंदर ये नॉन फंक्शनल होती है, फीमेल के अंदर ये एक्टिवेट होती है ड्यूरिंग प्यूबर्टी। अब अगर मैं इसकी बात करूं लोकेशन की, ठीक है, किसकी बात कर रही हूं मैं, लोकेशन की बात करती हूँ, तो हम जो जो डिस्कस करेंगे हम एक एक पॉइंट को हम नोट करेंगे, ठीक है। तो लोकेशन, लोकेशन क्या होगी मेमोरी ग्लैंड की, तो जो लोकेशन होगी बच्चे, मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है थोरेसिक रीजन के अंदर। ये प्रोमिनेंसेस है, ये दो प्रोमिनेंस है, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड क्या होते हैं बच्चे, दो प्रोमिनेंस है। प्रोमिनेंस का मतलब है दो उभार है थोरेसिक रीजन के अंदर, और इसके ऊपर जो मसल जो प्रेजेंट होगी उसको हम बोलते हैं पेक्टोरेलिस मेजर। ये मसल का नाम याद करना है, अभी हम डायग्राम बनाएंगे तब आपको और चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। तो लोकेशन की बात करूं मैं, तो दे आर टू प्रोमिनेंसेस, ठीक है। प्रोमिनेंसेस का मतलब है उभार, ठीक है। दे आर टू प्रोमिनेंसेस प्रेजेंट इन थोरेसिक रीजन। थोरेसिक रीजन के अंदर ये प्रेजेंट होती है, थोरेसिक रीजन ओवर। जो मसल का जो नाम है वो याद रखना है, मसल का नाम है पेक्टोरेलिस मेजर, पेक्टोरेलिस मेजर मसल, ठीक है। पेक्टोरेलिस मेजर मसल का आपको नाम याद रखना है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, ये जो मेमोरी ग्लैंड है ना, मेमोरी ग्लैंड जो ओविपेरस मैमल्स होते हैं उनके अंदर भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये जो दो प्रोमिनेंस है, प्रोमिनेंस की जो टिप होती है उसको हम बोलते हैं निपल। जो ओविपेरस मैमल है, ओविपेरस मैमल के अंदर भी मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि 11th के अंदर आपने एनिमल किंगडम के अंदर एक एग्जाम्पल पढ़ा होगा, उसका नाम है ऑर्निथोरिंकस, यानी कि डक बिल्ड प्लैटिपस, जो कि एक ओविपेरस मैमल है। ओविपेरस मैमल के अंदर मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होंगी, लेकिन निपल एब्सेंट होगा। निपल क्या होगा, एब्सेंट होगा। तो ये हम अपने नोट्स में ऐड करते हैं, ठीक है। ओविपेरस मैमल्स, ओविपेरस मैमल, ओविपेरस मैमल का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। क्या आपको 11 थोड़ी बहुत याद है, क्या आपको 11 थोड़ी बहुत याद है कि ओविपेरस मैमल कौन होते हैं? जल्दी बताओ पहले, ओविपेरस मैमल्स कौन होते हैं, ठीक है, और एग्जाम्पल बताओ। तो ओविपेरस मैमल है, ओविपेरस मैमल के अंदर मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होंगी, ठीक है, लेकिन विदाउट निपल। मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट, मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होंगी बट विदाउट निपल, ठीक है। जो टिप होती है, जो टिप होती है इस उभार की, इस प्रोमिनेंस की, उसको हम बोलते हैं निपल। निपल एब्सेंट होगा ओविपेरस मैमल के अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसके तीन कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, ठीक है। देयर आर 3 कंपोनेंट्स, 3 कंपोनेंट्स हैं मेमोरी ग्लैंड के। वो कौन कौन से हैं उसके बाद हम डायग्राम बनाएंगे। एक बार हम कंपोनेंट लिख लेते हैं, ठीक है। 3 कंपोनेंट्स ऑफ मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड के हम 3 कंपोनेंट्स के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला तो है ग्लैंडुलर पार्ट। नाम देख के आपको समझ में आ रहा है, नाम देख के आपको समझ में आ रहा है कि ग्लैंडुलर पार्ट है। अगर ग्लैंडुलर पार्ट है तो इसका मतलब क्या होगा, अगर इसका मतलब क्या होगा कि कुछ ना कुछ सीक्रेट होगा। और मेमोरी ग्लैंड क्या सीक्रेट करेंगे, मिल्क सीक्रेट करेंगी। तो यहां पे लिख लो, ग्लैंडुलर पार्ट इज एसोसिएटेड विद द सीक्रेशन ऑफ मिल्क, ठीक है। इट इज एसोसिएटेड विद द सीक्रेशन ऑफ मिल्क, ठीक है। दूसरा जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं फाइब्रस पार्ट, ठीक है। फाइब्रस पार्ट, जो दूसरा जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं बच्चे फाइब्रस पार्ट। और ये जो फाइब्रस जो पार्ट है, फाइब्रस पार्ट किसको सपोर्ट करेगा, फाइब्रस पार्ट सपोर्ट करेगा ग्लैंडुलर पार्ट को, ठीक है। ये पार्ट सपोर्ट करेगा, सपोर्ट ग्लैंडुलर पार्ट, जो भी ग्लैंडुलर जो पार्ट है इसको सपोर्ट करेगा। चिंता ना को, अभी हम
सारी की सारी चीजें डायग्राम से करेंगे, ठीक है। किसे करेंगे हम? डायग्राम समझेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्या क्या पैसेज है मिल्क का, क्या पैसेज है मिल्क का, वो भी हम डिस्कस करने वाले, तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, ठीक है। जो थर्ड जो पार्ट है, पहला हो गया ग्लैंडुलर पार्ट, दूसरा हो गया फाइब्रस पार्ट। फाइब्रस पार्ट किससे मिलकर बना होगा? कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होगा, जो सपोर्ट प्रोवाइड करेगा ग्लैंडुलर पार्ट को। जो थर्ड पार्ट है इसको हम बोलते हैं एडिपोज पार्ट, ठीक है। एडिपोज पार्ट पूरी की पूरी ब्रेस्ट को सराउंड करेगा, ठीक है। इट सराउंड ब्रेस्ट। मेमरी ग्लैंड को कॉमनली बच्चे हम ब्रेस्ट भी बोलते हैं, मेमरी ग्लैंड को हम कॉमनली ब्रेस्ट भी बोलते हैं। तो तीन कंपोनेंट होते हैं मेमरी ग्लैंड्स के। सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है ग्लैंडुलर पार्ट। ग्लैंडुलर पार्ट है, नाम से आपको पता चल रहा होगा कि ये कुछ ना कुछ चीजें सीक्रेट करेगा। सीक्रेशन क्या करेंगे? मेमरी ग्लैंड मिल्क करेंगी। दूसरा है फाइब्रस पार्ट। फाइब्रस पार्ट सपोर्ट प्रोवाइड करेगा ग्लैंडुलर पार्ट को। और जो थर्ड पार्ट है एडिपोज पार्ट, एडिपोज पार्ट का मतलब है फैट, ठीक है। और ये सराउंड करेगा पूरी की पूरी ब्रेस्ट को। जो साइज होता है ब्रेस्ट का वो डिटरमाइन करता है एडिपोज पार्ट, ठीक है। एडिपोज पार्ट है वो साइज डिटरमाइन करेगा। तो इसका मतलब है कि ब्रेस्ट के पास एक फिक्स्ड अमाउंट का फैट नहीं होता, एक वेरिएबल अमाउंट का फैट होता है अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्ट्रक्चर आपको बहुत ध्यान से समझनी है, ठीक है। तो जस्ट सपोज मैं यहाँ पर रिब्स बना रही हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर बना रही हूँ रिब्स। अगर मैं कट सेक्शन देखूं तो ये रिब्स है, रिब्स का कट सेक्शन है ये, ठीक है। रिब्स है, रिब्स का कट सेक्शन है ये। अब देखो रिब्स के लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं हम कोस्टा वर्ड। वो कौन सा वर्ड यूज करते हैं? कोस्टा वर्ड। अगर मैं थोड़ा सा आपको हिंट दूं, अगर आपने 11th के अंदर जो ब्रीथिंग वाला चैप्टर है उसके अंदर जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पढ़ा था, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का पूरा जब मैकेनिज्म पढ़ा था, तब आपने मसल्स का नाम सुना होगा कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या होती हैं। तो कोस्टा का मतलब क्या होता है? कोस्टा का मतलब होता है बच्चे रिब्स, ठीक है। तो इन दोनों रिब्स के बीच में जो मसल्स होती हैं इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरकोस्टल मसल्स। इनको हम क्या बोलते हैं? इंटरकोस्टल मसल। और मैंने आपको बताया था कि ये जो ब्रेस्ट है बच्चे, ये किसके ऊपर प्रेजेंट होती है? ये जो ब्रेस्ट प्रेजेंट होती है एक मसल के ऊपर, और उस मसल का नाम क्या बताया था मैंने? पेक्टोरलिस मेजर। तो ये जो मसल है ये मैं क्या रिप्रेजेंट कर रही हूँ बच्चे? ये मसल है, ये रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं पेक्टोरलिस मेजर मसल। ये कौन सी मसल हो गई? पेक्टोरलिस मेजर मसल, ठीक है। अब हम बनाते हैं मेमरी ग्लैंड बनाते हैं। तो यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करते हैं मेमरी ग्लैंड को, यहाँ से हम रिप्रेजेंट करते हैं मेमरी ग्लैंड को। अब मेमरी ग्लैंड की पूरी स्ट्रक्चर आपको बच्चे आसानी से याद हो जाएगी, ठीक है। पूरी की पूरी स्ट्रक्चर आपको आसानी से याद हो जाएगी। और आपने डायग्राम बनाना है, क्योंकि अगर आपको डायग्राम नहीं समझ में आया तो आप जितने भी जो क्वेश्चंस है ना वो नहीं कर पाओगे, ठीक है। जितने भी जो क्वेश्चंस हैं आप वो नहीं कर पाओगे। तो चलो अब देखो, हर एक मेमरी ग्लैंड के अंदर 15 से 20 लोब्स प्रेजेंट होती, ठीक है। हर एक मेमरी ग्लैंड के अंदर 15 से 20 लोब्स प्रेजेंट होती हैं, उनको हम बोलते हैं मेमरी लोब्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो सपोज ये मैंने एक लोब बनाया, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक लोब बनाई है, ये एक लोब, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक दूसरी लोब बना दी। सिर्फ मैं यहाँ पर 2 ही लोब का डायग्राम बना रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ मैं 2 ही लोब का डायग्राम बना रही हूँ। हर एक मेमरी ग्लैंड कितनी लोब्स के अंदर डिवाइडेड है? हर एक मेमरी ग्लैंड डिवाइड है 15 से 20 लोब्स के अंदर, जिसको हम बोलते हैं मेमरी लोब्स। अब हर एक मेमरी लोब के अंदर क्लस्टर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगी। क्या प्रेजेंट होंगी? क्लस्टर ऑफ सेल्स, ठीक है। यानी कि सेल के गुच्छे प्रेजेंट होंगे, और उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? एल्वेलॉय। उन सेल को हम क्या बोलते हैं? एल्वेलॉय। और यही जो एल्वेलॉय सेल है ये सीक्रेट करेंगे मिल्क को। यही एल्वेलॉय सेल क्या सीक्रेट करेंगी? मिल्क को सीक्रेट करेंगी। तो जस्ट सपोज यहाँ पर मैं क्लस्टर ऑफ सेल्स बना रही हूँ, ठीक है।
जैसे कि एक ये क्लस्टर हो गया और एक ये क्लस्टर हो गया, ठीक है, और एक ये क्लस्टर हो गया है यहाँ पे, और एक ये क्लस्टर हो गया, और हर एक सेल के अंदर, हर एक क्लस्टर के अंदर बहुत सारी क्या प्रेजेंट होंगी बच्चे, बहुत सारी ये सेल्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है। जैसे कि ये क्या प्रेजेंट होंगी, सेल्स प्रेजेंट होंगी, और ये जो सेल्स है ये सेल्स क्या सीक्रेट करेंगी, ये सेल सीक्रेट करेंगी मिल्क को, और इन सेल को हम क्या बोलते हैं, इन सेल को हम बोलते हैं एल्वेलोय, इन सेल को हम क्या बोलते हैं, एल्वेलोय। यानी कि इतनी बात समझ में आई, यानी कि अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा कि जो मेमोरी ग्लैंड है, मेमोरी ग्लैंड अटैच्ड होती है, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड किसके ऊपर प्रेजेंट होती है, पेक्टोरलिस मेजर मसल के ऊपर प्रेजेंट होती है। हर एक जो मेमोरी ग्लैंड है वो डिवाइडेड होती है 15 से 20 मेमोरी लोब्स के अंदर, और हर एक मेमोरी लोब के अंदर क्लस्टर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और उन सेल्स को हम बोलते हैं एल्वेलोय, जो मैंने पिंक कलर से रिप्रेजेंट किया है। और ये जो पिंक सेल होती हैं बच्चे, ये क्या सीक्रेट करेंगी, ये सीक्रेट करेंगे मिल्क, ठीक है, ये क्या सीक्रेट करेंगे, मिल्क। अब देखो, अब ये जो सीक्रेट करेंगे मिल्क, ये करेंगी किसके अंदर, ट्यूब्यूल्स के अंदर, ठीक है। ये किसके अंदर मिल्क सीक्रेट करेंगे बच्चे, ये ट्यूब्यूल्स के अंदर सीक्रेट करेंगे। ये जो व्हाइट व्हाइट जो स्ट्रक्चर बनाई है मैंने, ये बनाई है ट्यूब्यूल, ठीक है। ये क्या बनाई है बच्चे मैंने, ट्यूब्यूल, ठीक है। अब ये जो ट्यूब्यूल है ये आपस में क्या होंगे, ज्वाइन होंगे, ये ट्यूब्यूल आपस में क्या होंगे, ज्वाइन होंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ये ज्वाइन हो गया, और यहाँ पर ये ज्वाइन हो गया, और यहाँ पे ये ज्वाइन हो गया, और ये मिलके आपस के अंदर मिलके और एक सिंगल क्या बना देंगे, मेमोरी डक्ट। यहाँ पर भी ये सारे के सारे जो ट्यूब्यूल हैं आपस में क्या हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे, और ज्वाइन होके क्या बना देंगे बच्चे, ज्वाइन होके बना देंगे एक मेमोरी डक्ट। यानी कि जितनी मेमोरी लोब्स होंगे क्या उतनी मेमोरी डक्ट होंगी, जितनी मेमोरी लोब्स होंगी क्या उतनी मेमोरी डक्ट होंगी, बिल्कुल होंगी, क्योंकि हर एक मेमोरी लोब से क्या निकल रही है, एक मेमोरी डक्ट निकल रही है। समझ में आया, फिर से मैं रिपीट करती हूं कि मेमोरी ग्लैंड है, मेमोरी ग्लैंड पूरी की पूरी 15 से 20, जो ग्रीन कलर का दिखाया बच्चे मैंने, ये क्या दिखाया है, ये मैंने दिखाया है मेमोरी लोब्स। हर एक मेमोरी लोब्स के अंदर क्लस्टर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिसको हमने बोला है एल्वेलोय। ये एल्वेलोय क्या सीक्रेट करेंगे, मिल्क, और ये जो मिल्क है वो किसके अंदर सीक्रेट करेंगी, ट्यूब्यूल्स के अंदर। अब ये जो ट्यूब्यूल्स है जो व्हाइट कलर के मैंने दिखाए हैं आपस में ज्वाइन हो जाते हैं, ठीक है, और एक मेमोरी डक्ट बना लेते हैं, एक मेमोरी डक्ट, ये एक लोब्यूल, एक लोब्स की एक मेमोरी डक्ट, और यहाँ पे एक लोब्स की एक मेमोरी डक्ट। समझ में आया। अब देखो ये जो मेमोरी डक्ट है, ठीक है, अब ये जो मेमोरी डक्ट है आगे चल के एक नियर निपल, ये वाला जो पार्ट है बच्चे इसको हम क्या बोलते हैं, निपल, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे मैं नेमिंग कर देती हूँ, इसको हम बोलते हैं निपल, और निपल के अराउंड एक डार्क पिगमेंटेड स्किन होती है, ठीक है। यहाँ पर डार्क पिगमेंटेड स्किन होती है जिसको हमने बोला है एरियोला, ठीक है। अब हम फंक्शन भी देखेंगे कि इनका फंक्शन क्या है, इसको हमने बोला है एरियोला, ठीक है, इसको हमने क्या बोला है, एरियोला। अब ये जो मेमोरी जो डक्ट है बच्चे, ये जो मेमोरी डक्ट है आपस में क्या करेगी, ये मेमोरी डक्ट नियर, किसके नियर, नियर निपल एक स्वोलन सी स्ट्रक्चर बना लेगी, ये स्वोलन सी स्ट्रक्चर, सॉरी, दोनों ही मेमोरी ग्लैंड बनाएंगी। थोड़ा सा मेरे को साइज छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर, हाँ चल, ये नियर क्या करेंगे बच्चे, एक स्वोलन सी स्ट्रक्चर बना लेंगी ऐसे, ठीक है। और ये भी येलो कलर से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी एक नियर निपल एक स्वोलन सी स्ट्रक्चर बना लेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्पुला। जहां पर भी स्वोलन सी स्ट्रक्चर होते हैं हमने उसको हमेशा से एम्पुला बोला है। चाहे फेलोपियन ट्यूब के अंदर भी देख लो, या फिर जब वॉस डिफरेंस है, वॉस डिफरेंस जब लूप ओवर करता था यूरिनरी ब्लैडर को, तो वो भी एक स्वोलन सी स्ट्रक्चर बनाता था जिसको हमने एम्पुला बोला था। तो एम्पुला का मतलब होता है स्वोलन सी स्ट्रक्चर, ये भी एक स्वोलन सी स्ट्रक्चर बना लेगा, और आपस के अंदर फिर ये ऐसे आगे निकलेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं रेड कलर यूज कर लेती हूँ क्योंकि यहाँ पर हर एक के बाद नेमिंग अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसका नाम चेंज करेंगे, ठीक है। अब देखो एक बार मैं नेमिंग कर देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए।
तो ये तो है बच्चे रिब्स, कट रिब्स, ठीक है। और यहाँ पर जो मसल्स होती है उसको हमने बोला है इंटरकॉस्टल मसल। इसको हमने क्या बोला है? इंटरकॉस्टल मसल। ये क्या है? इंटरकॉस्टल मसल है, ठीक है। और ये जो ग्रीन कलर का दिखाया है, ये मैंने दिखाया है मेमोरी लोब्स। ये क्या दिखाया है मैंने? मेमोरी लोब्स दिखाया है, ठीक है। जो पिंक कलर की जो सेल्स हैं, इसको हमने क्या बोला है? एल्विलोई, मिल्क सीक्रेटिंग सेल्स है, ठीक है। और जो व्हाइट कलर की जो स्ट्रक्चर मैंने दिखाई है यहाँ पर, इसको मैंने बोला है टिब्यूल। और ये जो टिब्यूल्स हैं ज्वाइन करके एक सिंगल डक्ट बना लेंगे, और इस सिंगल डक्ट को हमने क्या बोला है? मेमोरी डक्ट। इस सिंगल डक्ट को हमने क्या बोला है? मेमोरी डक्ट बोला है। अब ये जो मेमोरी डक्ट है, ये स्वोलन स्ट्रक्चर बना लेगा नियर एम्पुला, और इसको हमने बोला है एम्पुला। अब जैसे ही जो एम्पुला के आगे जो डक्ट निकलेगी और जो ओपन होगी आउटसाइड, इसको हमने बोला है लेक्टिफेरस डक्ट। इसको हमने क्या बोला है? लेक्टिफेरस डक्ट। और इस ओपनिंग को हमने बोला है निपल। और ये जो निपल के अराउंड जो पिगमेंटेड, डार्क पिगमेंटेड एरिया है, इसको हमने बोला है एरियोला। इसको हमने क्या बोला है? एरियोला। तो ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर है। अब आपसे क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं। अगर आपको डायग्राम समझ में आया है तो आप क्वेश्चन कैसे भी कर लोगे। जैसे कि अगर मैं पूछूं कि जो पैसेज है, पैसेज क्या होगा मिल्क का, ठीक है। तो एक बार हम पैसेज लिखते हैं, ठीक है। पैसेज ऑफ मिल्क लिखते हैं, उसके बाद आप ही मुझे बताओगे कि क्या पैसेज होगा। यहां पे हम लिखते हैं पैसेज ऑफ मिल्क, ठीक है। पैसेज ऑफ मिल्क देखते हैं हम। चलो, सबसे पहले जो मेमोरी ग्लैंड है वो किसके अंदर डिवाइड थी? मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड, ये जो मेमोरी ग्लैंड थी ये किसके अंदर डिवाइड थी बच्चे? ये मेमोरी ग्लैंड डिवाइड हो गई थी किसके अंदर? मेमोरी लोब्स के अंदर। और ये कितने मेमोरी लोब्स थे? ये थे 15 से 20, ठीक है। अब ये मेमोरी लोब्स के अंदर क्या प्रेजेंट थे जो हमने पिंक कलर से रिप्रेजेंट किए थे? एल्विलॉय। और एल्विलॉय को हमने क्या बोला था? एल्विलॉय को हमने बोला मिल्क सीक्रेटिंग सेल। एल्विलॉय को हमने क्या बोला? मिल्क सीक्रेटिंग सेल। यानी कि जो क्लस्टर ऑफ सेल्स थी जो प्रेजेंट थी मेमोरी लोब्स के अंदर, उसको हमने क्या बोला? एल्विलॉय। और ये जो एल्विलॉय है अपना सीक्रेशन किसके अंदर पोर किया इन्होंने? ट्यूब्यूल के अंदर। और सारे के सारे ट्यूब्यूल ने मिलके क्या बनाया? वन मेमोरी डक्ट, ठीक है। क्या बनाया? वन मेमोरी डक्ट। ये मैं एक लोब की बात कर रही हूं। और एक मेमोरी डक्ट ने फिर क्या बनाया? मेमोरी डक्ट ने बनाया वन एम्पुला, ठीक है। यानी कि स्वोलन स्ट्रक्चर, स्वोलन स्ट्रक्चर नियर, स्वोलन स्ट्रक्चर, स्वोलन स्ट्रक्चर कहां पर? नियर निपल, ठीक है। और ये क्या करेगा? एम्पुला, ये टेम्परेरी स्टोर करेगा मिल्क को, ठीक है। बच्चे जो मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो 2nd to 3rd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी शुरू हो जाता है। तो जो मिल्क स्टोर होता है वो स्टोर कहां पे होगा? एम्पुला के अंदर होगा। तो स्वोलन स्ट्रक्चर नियर निपल। और एम्पुला का दूसरा नाम भी है, इसको हम लेक्टिफेरस साइनस भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? लेक्टिफेरस साइनस भी बोलते हैं, ठीक है। साइनस का मतलब है ओपनिंग, ठीक है। यहाँ पर स्टोरेज होता है मिल्क का, यानी कि टेम्परेरी करेगा स्टोर मिल्क, ठीक है। टेम्परेरी स्टोर मिल्क, टेम्परेरी मिल्क स्टोर होगा यहाँ पे, ठीक है। अब एम्पुला है, एम्पुला के आगे जो स्ट्रक्चर कंटिन्यू होगी उसको हमने क्या बोला है? वन लेक्टिफेरस डक्ट, ठीक है। एक लेक्टिफेरस डक्ट। अगर आपसे नंबर पूछते हैं तो नंबर पूछेंगे कि मेमोरी डक्ट का नंबर क्या है, लेक्टिफेरस डक्ट का नंबर क्या है। मतलब जितने लोब्स होंगे उतनी ही मेमोरी डक्ट होंगी, उतनी ही लेक्टिफेरस डक्ट होंगी। और यही लेक्टिफेरस डक्ट क्या होगी? इट विल ओपन आउटसाइड, ठीक है। इट विल ओपन आउटसाइड। तो ये पूरा का पूरा पैसेज है, ठीक है। पूरा का पूरा पैसेज है, ये पूरा का पूरा पैसेज है। अगर मैं डायग्राम की बात करूं तो डायग्राम के अंदर हमने क्या क्या देखा? डायग्राम के अंदर हमने देखा है ग्लैंडुलर पार्ट। डायग्राम के अंदर हमने क्या देखा है? ग्लैंडुलर पार्ट देखा है। ग्लैंडुलर पार्ट का मतलब क्या है? एल्वेलोई के बारे में हमने देखा। एल्वेलोई का मतलब क्या है? जो सीक्रेट कर रही है मिल्क। दूसरा पार्ट क्या लिखवाया था मैंने? दूसरा पार्ट लिखवाया था मैंने फाइब्रस पार्ट और कनेक्टिव पार्ट। तो यानी कि ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर इन दो मेमोरी लोब्स के बीच में, यहां पर क्या भरा रहेगा बच्चे? फाइब्रस पार्ट। ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को हमने क्या बोला है? फाइब्रस पार्ट,
ठीक है, ये वाला पार्ट है, इसको हमने क्या बोला है, फाइब्रस पार्ट। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सेकंड पार्ट। ठीक है, जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट को हमने क्या बोला था बच्चे, एडिपोज पार्ट, यानी कि ये वाला जो पार्ट हो गया बच्चे एडिपोज पार्ट। ठीक है, जो मैं येलो कलर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, एडिपोज पार्ट के बारे में मैंने आपको क्या लिखवाया था, एडिपोज पार्ट जो पूरी की पूरी जो ब्रेस्ट है उसको सराउंड करेगा। तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट है बच्चे, जो येलो कलर से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ये क्या है, फैट। ठीक है, ये क्या है, एडिपोज पार्ट है। ठीक है, ये क्या है बच्चे, एडिपोज पार्ट है। ठीक है, तो एडिपोज पार्ट के बारे में क्या लिखवाया था मैंने, एडिपोज पार्ट सराउंड कर रहा है पूरी की पूरी ब्रेस्ट को, और जो कनेक्टिव जो पार्ट है ये किसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था, ये ग्लैंडुलर पार्ट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था। तो यहाँ पे हम नेमिंग में लिख देते हैं, ये वाला जो पार्ट है ये है एडिपोज पार्ट, सॉरी, यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, एडिपोज पार्ट। ठीक है, ये हो गया है आपका एडिपोज पार्ट। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर है आपके मेमोरी ग्लैंड की हो गई। ठीक है, तो मेमोरी ग्लैंड के मेमोरी पूरी की पूरी जो मेमोरी ग्लैंड है उसको हम एक बार क्विक रिकैप करते हैं। ठीक है, चले, तो आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताना कि मैम मेमोरी ग्लैंड का क्या पैसेज होगा, ठीक है, क्या डायग्राम होगा, और सारी की सारी जो क्वेश्चंस आएंगे वो हम कर लेंगे। डायग्राम आए तो आपको मैंने डायग्राम बनवा के दे दिया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो पैसेज ऑफ मिल्क से आएगा, वो मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, और लास्ट के अंदर हम सेशन के लास्ट में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे, और जो भी अगर आपसे थोड़ा मोटा लिखने का है तो वो मैंने आपको लिखवा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक बार मैं क्विक रिकैप करूं कि मेमोरी ग्लैंड के बारे में, कि मेमोरी ग्लैंड होती क्या है। तो देखो मेमोरी ग्लैंड का फंक्शन क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, जो नरिश करेंगी डेवलपिंग चाइल्ड को। ठीक है, ये तो हो गया पूरी की पूरी मेमोरी ग्लैंड। पूरी की पूरी मेमोरी ग्लैंड 15 से 20 लोब्स के अंदर डिवाइड है, जिसको हमने बोला मेमोरी लोब्स। मेमोरी लोब्स के अंदर क्लस्टर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो पिंक कलर से मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, इनको हम बोलते हैं एल्वेलोई। और ये जो एल्वेलोई है वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, मिल्क प्रोड्यूस करेंगी। ये जो एल्वेलोई हैं बच्चे, ये किसके अंदर ओपन होंगी, ये एक सारे ये अपना सीक्रेशन डालेंगे ट्यूब्यूल के अंदर, और ये जो ट्यूब्यूल है, ठीक है, ये जो ट्यूब्यूल है एक ओपन होगा किसके अंदर, मेमोरी डक्ट के अंदर। मेमोरी डक्ट आगे चल के सोलन से स्ट्रक्चर बनाएगी जिसको एम्पुला बोलेंगे, यहाँ पे मिल्क टेम्परेरी स्टोर होगा, और ये फिर ओपन होगा डक्ट के थ्रू, और इसी डक्ट को हमने बोला है लैक्टिफेरस डक्ट, जो कि ओपन होगी आउटसाइड। ठीक है, यहाँ पर हम एक पॉइंट और लिख लेते हैं, किसके बारे में, एरियोला के बारे में। ये पूरा का पूरा पैसेज है। ठीक है, यहाँ पर हम एक एरियोला के बारे में एक पॉइंट लिख लेते हैं कि एरियोला क्या होता है। ठीक है, एरियोला, एरियोला हम किसको बोलते हैं, तो एरियोला क्या होता है बच्चे, इट्स अ डार्क पिगमेंटेड एरिया, इट्स अ डार्क पिगमेंटेड एरिया, ये डार्क पिगमेंटेड एरिया होता है। ठीक है, सराउंड्स निप्पल, ठीक है, सराउंड्स निप्पल। तो यहाँ पर एक नोट बना के लिखो, पहले यहाँ पर एक नोट बना के लिखो कि जो मेमोरी ग्लैंड है, दीज आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। ठीक है, यहाँ पे एक नोट बना के लिखो कि मेमोरी ग्लैंड होती हैं ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स होती है। मेमोरी ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स। ठीक है, ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स होती है, ध्यान में रखना, स्वेट ग्लैंड्स। ठीक है, अब देखो एरियोला के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। एरियोला डार्क पिगमेंटेड एरिया होता है जो निप्पल के सराउंड प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो निप्पल को सराउंड करता है। और एरियोला के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एरियोला के अंदर सिबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, सिबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। सिबेशियस ग्लैंड का मतलब क्या है, कुछ ना कुछ सीक्रेशन तो होगा। सिबेशियस है तो यानी कि ये जो ग्लैंड है ये ऑयली सीक्रेशन प्रोड्यूस करेंगी। ये जो ग्लैंड है वो क्या प्रोड्यूस करेंगी, ऑयली सीक्रेशन प्रोड्यूस करेंगी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रोड्यूस ऑयली सीक्रेशन। ठीक है, ये ऑयली सीक्रेशन प्रोड्यूस करती हैं। अब हम इसकी बात करेंगे कि इनका फंक्शन क्या होगा। ठीक है, कि इनकी जरूरत क्यों पड़ी, तो फंक्शन क्या होगा, टू प्रिवेंट ड्राइनेस। ठीक है, टू प्रिवेंट ड्राइनेस को प्रिवेंट करने के लिए, अदरवाइज बहुत सारे क्या हो जाएंगे, कट पड़ जाएंगे। इसलिए एरियोला
एरियोला के अंदर बहुत सारी सेबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। ये जो सेबेशियस ग्लैंड है कुछ ना कुछ ऑयली सीक्रेशन सीक्रेट करती हैं जो कि ड्राइनेस को प्रिवेंट करता है ताकि कट ना पड़ जाए। तो ये फंक्शन है एरियोला का। तो मैंने यहां पर आपको लिखवा दिया है सारी की सारी चीजें। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो भी आप कर सकते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो भी आप कर सकते हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आए तो भी आप कर सकते हैं। अगर पैसेज पूछे कि पैसेज क्या है मिल्क का, तो आपने पूरा का पूरा पहले डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद उसके बाद आप पूरा का पूरा पैसेज लिखोगे। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपने पैसेज लिख देना है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर है। अब हम 2 मिनट लगेगी, हम एक टॉपिक और समझ लेते हैं जिसका नाम है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ ब्रेस्ट पढ़ेंगे हम कि कौन कौन से हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए, ठीक है। मेमरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो एक्टिवेट होती है फीमेल के अंदर मेमरी ग्लैंड होती है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी के टाइम पे गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होगा फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, और ये जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करेगा, और एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज होगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ओवरी से क्या प्रोड्यूस कराएगा, एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन की मदद से ही जितना भी जो ग्लैंडुलर पार्ट है वो मेंटेन होता है, जितना भी जो एडिपोज पार्ट है वो मेंटेन होता है, जितना भी डक्ट सिस्टम है जो अभी तक हमने पढ़ा है, मेमरी डक्ट सिस्टम, लैक्टिफेरस डक्ट सिस्टम, ये कंट्रोल होता है अंडर द इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं रोल ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। एस्ट्रोजन हार्मोन, सबसे पहले एस्ट्रोजन हार्मोन के बारे में लिखते हैं। जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ग्लैंडुलर पार्ट। अभी मैंने बताया 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। ग्लैंडुलर पार्ट, डक्ट सिस्टम, जितना भी जो डक्ट सिस्टम है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, एंड एडिपोज पार्ट, ठीक है। और एडिपोज पार्ट ही डिसाइड करता है साइज ऑफ मेमरी ग्लैंड। तो एस्ट्रोजन पार्ट की मदद से ही ये डेवलपमेंट होती है। सेकंड अगर मैं बात करूं, रोल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ठीक है। जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का क्या रोल होगा, अब हम ये देखते हैं। तो जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एल्वेलोई, ठीक है। जो एल्वेलोई के लिए, जो एल्वेलोई का जो नंबर बढ़ाने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। जितना भी ग्लैंडुलर पार्ट है, डक्ट सिस्टम है और एडिपोज पार्ट है, उसकी डेवलपमेंट होती है बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट हार्मोन की बात करते हैं। आपने 11th के अंदर डेफिनेटली पढ़ा होगा प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है। प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, प्रोलैक्टिन हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, it is responsible for production of hormone, it is responsible for production of, it is responsible for, ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, सॉरी मैंने हार्मोन बोल दिया था, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन है प्रोलैक्टिन, ठीक है। एक आपने नाम सुना होगा, डेफिनेटली मैंने आपसे कमेंट बॉक्स में भी पूछा था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन और बर्थ हार्मोन। तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट भी किया था कि ऑक्सीटोसिन, वो बिल्कुल सही नाम, बिल्कुल सही आंसर है कि जो ऑक्सीटोसिन है, ऑक्सीटोसिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, ऑक्सीटोसिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन, ये मिल्क इजेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल, ठीक है, मिल्क इजेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, इसीलिए ऑक्सीटोसिन को हम बोलते हैं मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, ठीक है, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। तो आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है उसको बनाता कौन है, ठीक है। होमवर्क क्या है आपका, होमवर्क ये है कि जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन
कौन बनाता है? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय, अपने नोट्स के अंदर कंप्लीट कर लेना, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय, कौन इसको प्रोड्यूस करता है? और रिलीज्ड बाय, ठीक है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय और रिलीज्ड बाय। ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आपका है होमवर्क, और आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताएंगे और सर्च करके अपने नोट्स के अंदर भी इसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। प्रोलैक्टिन हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करेगी एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क, ठीक है। और जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिल्क इंजेक्शन, ये मिल्क इंजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये रिस्पॉन्सिबल है मिल्क प्रोडक्शन के लिए। एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल है जितना भी ग्लैंडुलर पार्ट है और डक्ट सिस्टम है उसकी डेवलपमेंट के लिए। प्रोजेस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल है मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एल्वोलॉय, और एल्वोलॉय का मैंने आपको फंक्शन बता दिया है। ये एल्वोलॉय है रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीक्रेशन ऑफ मिल्क, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिल्क सीक्रेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो मिल्क सीक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है एल्वोलॉय, ठीक है। तो यहाँ पर आज का हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट होता है। पहला टॉपिक कौन सा है? पहला टॉपिक था मेमोरी ग्लैंड। यहाँ पर मेमोरी ग्लैंड के अंदर हमने पूरी की पूरी लोकेशन की बात करी। लोकेशन के बाद हमने डिस्कस किया डायग्राम, डायग्राम के बाद हमने पैसेज ऑफ मिल्क देखा, और मिल्क के पैसेज के बाद हमने देखा हार्मोनल कंट्रोल, ठीक है। तो फर्स्ट आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। सेकेंड जो टॉपिक है आज के लेक्चर का, एंड दैट इज ओवेरियन फॉलिकल्स, ठीक है। तो सेकंड जो टॉपिक है ये है ओवेरियन फॉलिकल्स। ये जो ओवेरियन फॉलिकल्स है ना बच्चे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओवेरियन फॉलिकल्स, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ओवेरियन फॉलिकल्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। जब मैंने आपको ओवरी का एक स्ट्रक्चर बताया था, जब हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन डिस्कस किया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी जिसको बोलते हैं, इसके दो ही काम थे, एक तो गैमीट बनाएगा और दूसरा हार्मोन बनाएगा, हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अभी हम देखते ही आ रहे हैं कि एस्ट्रोजन का फंक्शन कहाँ पर है, प्रोजेस्टेरोन है उसका रोल कहाँ पर है, ठीक है। तो ओवेरियन फॉलिकल्स कहाँ पर प्रेजेंट होते थे? देखो, ओवरी एक सॉलिड सी स्ट्रक्चर थी जिसके सबसे बाद जर्माइनल एपिथेलियम प्रेजेंट थी, और अंदर पूरा का पूरा कनेक्टिव टिश्यू था जिसको हमने बोला था स्ट्रोमा। अब ये जो स्ट्रोमा है दो पार्ट के अंदर डिवाइड था, एक तो आउटर पार्ट और दूसरा मिडल पार्ट। आउटर पार्ट को हमने बोला था कॉर्टेक्स और मिडल पार्ट को हमने बोला था मेडुला। और जो मिडल पार्ट है, मिडल पार्ट के अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल्स, ये सारी की सारी प्रेजेंट थी। कॉर्टेक्स पार्ट के अंदर प्रेजेंट थी फॉलिकल्स, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती हैं फॉलिकल्स की, जैसे कि प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल। सिर्फ हमने ये बताया था उस टाइम पे कि स्ट्रोमा के जो आउटर जो पार्ट है, पेरिफेरल पार्ट है, जिसको हमने बोला था कॉर्टेक्स पार्ट, उसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस के अंदर फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और उसी को हमने बोला था ओवेरियन फॉलिकल्स, ठीक है। अब ओवेरियन फॉलिकल्स क्या होती हैं, अब हम ये डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल क्या होती है, सेकेंडरी क्या होती है, ठीक है, टर्शियरी फॉलिकल क्या होती है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मैच्योर फॉलिकल को हम क्या बोलते हैं, और कॉर्पस ल्यूटियम क्या होती है, कॉर्पस एल्बिकेंस क्या होती है। ये सारी की सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ये नाम बहुत बार आप आगे वाले लेक्चर के अंदर यूज करेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। और इस टॉपिक के जस्ट बाद हम करेंगे oogenesis, ठीक है। जैसे हमने स्पर्मेटोजेनेसिस किया था, स्पर्मेटोजेनेसिस माने यानी कि स्पर्म का प्रोडक्शन, यहाँ पे oogenesis मतलब प्रोडक्शन ऑफ ओवा। तो oogenesis आपको तब समझ में आएगा जब आपको सारी की सारी जो स्टेजेस होती है ओवेरियन फॉलिकल्स की वो समझ में आएंगी। अब देखो, मेल के अंदर और फीमेल के अंदर क्या डिफरेंस होता है, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं। देखो, मेल के अंदर जो स्पर्म का प्रोडक्शन है वो प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट होता है और थ्रू आउट लाइफ चलता है, ठीक है। लेकिन फीमेल्स के अंदर ऐसा नहीं होता। फीमेल्स के अंदर जो उस साइड जो बनती है, ठीक है, जो प्राइमरी जो फॉलिकल्स है, सेकेंडरी जो फॉलिकल्स है, इनका प्रोडक्शन, अब ऐसा नहीं है कि जो फीमेल है पूरी की पूरी लाइफ टाइम रिप्रोड्यूस करती है। एक पर्टिकुलर टाइम तक ही जो फीमेल है वो फर्टाइल होती है, उसके बाद वो फर्टाइल नहीं होती। मतलब oogonia बर्थ के बाद, जो oogonia, जैसे हमने स्पर्म जो प्रोडक्शन है उसको हमने बोला था किससे होता है स्पर्म का प्रोडक्शन, स्पर्मेटोगोनिया।
से, और यहीं पर हम फीमेल के अंदर हम बात करेंगे कि जो कि फीमेल के अंदर जो एग यानी कि ओवा का प्रोडक्शन होगा वो oogonia से होगा। तो oogonia बर्थ के बाद और ज्यादा नहीं बनती, जितना बर्थ के अंदर बन गई उतना ही रहेंगी, उसके बाद नहीं बनेंगी। ठीक है, अब जो प्राइमरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte है, जो बन जाती हैं, ठीक है, उसको प्रोटेक्शन करने के लिए अब हम ये देखेंगे कि प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल कब बनते हैं, बिफोर प्यूबर्टी बनते हैं, बर्थ के टाइम पे बनते हैं, आफ्टर प्यूबर्टी क्या बनता है, ये सारी की सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एग के अराउंड, एग यानी कि मैं अभी एग नहीं बोलूंगी, अभी मैं प्राइमरी oocyte और सेकेंडरी oocyte ही बोल रही हूँ। प्राइमरी oocyte और सेकेंडरी oocyte के अराउंड जितनी भी जो लेयर्स होते हैं उसी को हम बोलते हैं फॉलिकल्स, उसी को हम बोलते हैं फॉलिकल्स। ठीक है, तो सबसे हम पहले बात करते हैं प्राइमोडियल फॉलिकल्स की। एक एक हम समझेंगे, एक एक हम समझेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सबसे पहले हम समझेंगे प्राइमोडियल फॉलिकल्स की। ठीक है, प्राइमोडियल फॉलिकल्स। अब प्राइमोडियल फॉलिकल्स क्या होती है, प्राइमोडियल फॉलिकल्स क्या होती हैं, और प्राइमोडियल फॉलिकल्स के अराउंड क्या होता है। देखो, प्राइमोडियल फॉलिकल्स का मतलब है यहां पर प्रेजेंट होगा प्राइमरी oocyte, यहां पर क्या प्रेजेंट होगा, प्राइमरी oocyte, मतलब oogonia है, oogonia ने क्या बनाया, प्राइमरी oocyte, oogonia ने क्या बनाया, प्राइमरी oocyte, और प्राइमरी oocyte के अराउंड ये फ्लैट सेल्स होती है। ठीक है, प्राइमरी oocyte के अराउंड ये क्या होती है, फ्लैट सेल्स होती है, सिंगल लेयर होती है, क्या होती है, सिंगल लेयर। देखो, ओवरी के सबसे जो बाहर वाली जो लेयर है ओवरी की, उसको हमने बोला था जर्माइनल एपिथेलियम, और जो जर्माइनल एपिथेलियम oogonia बनाएगी, और oogonia से प्राइमरी oocyte बनेगी। अब ये जो प्राइमरी oocyte है स्ट्रोमा के अंदर आ गई है। अब स्ट्रोमा के अंदर बहुत सारी क्या है, स्ट्रोमल सेल्स है, और वही ये जो कुछ और नहीं है, ये जो सेल्स बना रही है कुछ और नहीं है, ये जो सेल्स है वो स्ट्रोमल सेल्स ही है, जो स्ट्रोमा के अंदर ही प्रेजेंट होती है। तो ये स्क्वेमस स्ट्रोमल सेल, स्क्वेमस का मतलब क्या है, फ्लैट सेल्स है, स्क्वेमस का मतलब क्या है, फ्लैट सेल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूं ये है स्क्वेमस, ये है स्क्वेमस स्ट्रोमल सेल्स, और इनका फंक्शन क्या होगा, इनका फंक्शन होगा बच्चे, इनका फंक्शन होगा नरिशमेंट प्रोवाइड करना। मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पे ही बन गई है, यानी कि बर्थ से पहले ये स्ट्रक्चर बन गई है। बर्थ से पहले क्या स्ट्रक्चर बन गई है, प्राइमोडियल फॉलिकल। ठीक है, अब ये जो प्राइमोडियल फॉलिकल है प्राइमरी फॉलिकल बनाएगी, ये जो प्राइमोडियल फॉलिकल है ये क्या बनाएगी, प्राइमरी फॉलिकल बनाएगी। ठीक है, तो प्राइमोडियल फॉलिकल है मतलब प्राइमरी oocyte है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ये क्या है, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte के अराउंड स्क्वेमस यानी कि फ्लैट स्ट्रोमल सेल्स होंगी जो इसको नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है। तो प्राइमोडियल फॉलिकल्स के बारे में अगर मैं लिखूं तो यानी कि प्राइमरी oocyte सराउंडेड बाय, प्राइमरी oocyte सराउंडेड बाय, ये जो प्राइमरी oocyte है ये किससे सराउंड करती है, स्क्वेमस। स्क्वेमस का मतलब है जैसे कि आपने पढ़ा होगा 11th के अंदर स्क्वेमस एपिथेलियम, यानी कि फ्लैट सेल्स होती हैं, तो ये स्क्वेमस स्ट्रोमल सेल्स है। ठीक है, क्या है, स्क्वेमस स्ट्रोमल सेल है। प्राइमरी oocyte सराउंडेड बाय द स्क्वेमस, स्क्वेमस स्ट्रोमल सेल। ठीक है, अब ये जो प्राइमोडियल फॉलिकल है ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा प्राइमरी फॉलिकल, ये क्या बनाएगा, प्राइमरी फॉलिकल। अब कुछ नहीं होगा, ये सारी की सारी जो स्ट्रक्चर है बच्चे, ये जो स्ट्रक्चर है ये बर्थ से पहले बन गई, यानी कि ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से ही बन गई। तो अभी मैंने बताया था ना कि मेल और फीमेल के अंदर ये डिफरेंस रहता है, जो स्पर्म का प्रोडक्शन मेल के अंदर प्यूबर्टी के बाद शुरू होता है, लेकिन फीमेल के अंदर ये सारी की सारी जो फॉर्मेशन है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पे शुरू हो जाती है। तो प्राइमरी फॉलिकल का मतलब क्या है, अभी ये सिर्फ प्राइमरी oocyte थोड़ी सी बड़ी हो गई है। ठीक है, मतलब ग्रोथ हो गई है, और ये जो फ्लैट सेल्स है अब ये कुबोइडल सेल्स हो गई हैं। ठीक है, ये जो सेल्स है अभी ये क्या हो गई है, कुबोइडल सेल्स हो गई हैं। सिंगल लेयर अभी भी, ये क्या है, सिंगल लेयर ही है अभी भी, लेकिन इनके पास ये क्या होगा, न्यूक्लियस होगा इनका खुद का। तो अभी भी ये प्राइमरी oocyte ही है, अभी भी क्या है, ये प्राइमरी oocyte ही है, और इसको हमने क्या बोला है, कुबोइडल स्ट्रोमल सेल। तो हमने क्या बोला है, कुबोइडल स्ट्रोमल सेल। ठीक है, स्ट्रोमल सेल का मतलब क्या होगा, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे और कुछ काम नहीं है। प्राइमरी फॉलिकल के बारे में क्या लिखे हम, प्राइमरी oocyte प्रेजेंट होगी, प्राइमरी oocyte सराउंडेड बाय, प्राइमरी oocyte सराउंडेड बाय सिंगल कुबोइडल स्ट्रोमल सेल, सिंगल कुबोइडल
स्ट्रोमल सेल। यहाँ पर सिंगल ही लेयर है अभी भी, ये क्या है, सिंगल ही लेयर है। अब देखो अब क्या होता है, अब क्या होगा कि कब प्राइमरी, कितनी प्राइमरी फॉलिकल्स बनेंगी स्टार्टिंग के अंदर, फिर बर्थ तक कितनी बन जाती हैं, और बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक कितनी बन जाती हैं, ये हम सारी की सारी चीजें अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो। तो अब स्टार्टिंग के अंदर अगर मैं बात करूं, स्टार्टिंग के अंदर, बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो ये प्रेजेंट होती हैं अराउंड, प्राइमरी फॉलिकल की बात हो रही है ये, ठीक है, किसकी बात हो रही है, प्राइमरी फॉलिकल की बात हो रही है। प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल अराउंड कितनी होती है, अराउंड 7 मिलियन पर ओवरी, 7 मिलियन प्रेजेंट होती है पर ओवरी, ठीक है, पर ओवरी, ठीक है। बिफोर बर्थ, ये जो नंबर है ये है बिफोर बर्थ, ठीक है, बिफोर बर्थ का ये नंबर है। अगर मैं बात करूं आफ्टर बर्थ की, ठीक है, बिफोर बर्थ, अगर मैं बात करूं आफ्टर बर्थ की, तो आफ्टर बर्थ ये कितनी प्रेजेंट होंगी, आफ्टर बर्थ ये प्रेजेंट होंगी अराउंड 3 to 4 मिलियन पर ओवरी। कितना ये नंबर प्रेजेंट होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ ये इतना नंबर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब बर्थ से लेके टिल प्यूबर्टी, बर्थ टिल प्यूबर्टी, बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक ये इनका नंबर कितना प्रेजेंट होगा, इनका नंबर रह जाता है अराउंड 60,000 to 80,000, 60,000 to 80,000 पर ओवरी, और इनका नंबर इतना रह जाता है, और यही अब किसके अंदर कन्वर्ट होंगी, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल। तो इसके बाद और नंबर ऑफ फॉलिकल नहीं बनते हैं, ठीक है। तो यानी कि प्राइमरी फॉलिकल बनती है 7 मिलियन के अराउंड पर ओवरी बिफोर बर्थ, बर्थ तक बन आते आते इनका नंबर हो जाता है 3 to 4 मिलियन पर ओवरी एट द टाइम ऑफ बर्थ, और बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक इनका जो नंबर है वो रह जाता है अराउंड 60,000 से लेके 80,000 पर ओवरी, ये इनका नंबर है, ये है प्राइमरी फॉलिकल्स, ठीक है। अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं ये किसके अंदर कन्वर्ट होंगी, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट होंगी, लेकिन ये जो सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट होंगी ये कब होंगी, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है। अब ये कब होंगी, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम पे जब हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज हो जाएगा, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करेगा, और एंटीरियर पिट्यूटरी से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज कराएगा, और ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये हेल्प करेगा डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स, ठीक है। तो सेकंड अगर मैं बात करूं किसकी, सेकेंडरी फॉलिकल्स की, अब ये सेकेंडरी फॉलिकल्स के बारे में पढ़ते हैं कि सेकेंडरी फॉलिकल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहां से सेकेंडरी फॉलिकल्स क्या होते हैं, जैसे कि ये हो गई है आपकी अभी भी प्राइमरी oocyte है, ठीक है, अभी भी प्राइमरी oocyte है, जैसे कि ये प्राइमरी oocyte है, सिर्फ ग्रो कर रही है, प्राइमरी oocyte है ये, ठीक है। अब प्राइमरी oocyte के अराउंड बहुत सारी स्ट्रोमल सेल्स हो जाती हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पर बहुत सारी ये स्ट्रोमल सेल्स बन जाती हैं, क्या बन जाती हैं, बहुत सारी स्ट्रोमल सेल्स बन जाती हैं। अब इन स्ट्रोमल सेल्स को हम चाहे आप फॉलिकुलर सेल्स बोलो, या फिर आप इनको क्या बोलो, फॉलिकल सेल बोलो, या फिर आप इसको क्या बोलो, ग्रेनुलोसा सेल्स, ठीक है। अब इन सारी की सारी सेल्स को चाहे तो आप फॉलिकुलर सेल्स बोल सकते हो, ठीक है, फॉलिकुलर सेल्स बोल सकते हो, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, ग्रेनुलोसा सेल, या फिर क्या बोल सकते हो, ग्रेनुलोसा सेल। और जो कुछ सेल्स है, कुछ जो स्ट्रोमल सेल्स हैं, ये एक लेयर बना देती है ऐसे अराउंड ग्रेनुलोसा सेल, और इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, थीका सेल, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, थीका लेयर, इसको हम क्या बोलते हैं, थीका लेयर। यानी कि क्या क्या प्रेजेंट होगा सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर अभी भी प्राइमरी oocyte है, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर अभी भी क्या है, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर अभी भी प्राइमरी oocyte है, और यहां पर अब और ज्यादा मल्टीलेयर बनने शुरू हो जाती है स्ट्रोमल सेल की। अब इनको हम चाहे तो आप फॉलिकुलर सेल बोल सकते हो, या फिर आप इनको ग्रेनुलोसा सेल बोल सकते हो। यही कुछ सेल्स जो सेल्स है स्ट्रोमल सेल, और ये ग्रेनुलर सेल के अराउंड एक लेयर बना देती है जिसको हम क्या बोलते हैं, थीका लेयर। तो अब अगर मैं बात करूं सेकेंडरी फॉलिकल्स, ये हमें दिखेगा आफ्टर प्यूबर्टी, सेकेंडरी फॉलिकल्स हमें कब दिखेगा,
आफ्टर प्यूबर्टी, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, प्राइमरी, अभी भी प्राइमरी oocyte ही है, प्राइमरी oocyte सराउंडेड बाय, प्राइमरी oocyte सराउंडेड बाय मल्टीपल layers of, multiple layers of stromal cells called granulosa, stromal cells called granulosa cell। अब इसको हम क्या बोलते हैं, अब इसको हम बोलते हैं ग्रेनुलोसा सेल, ठीक है। अब इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेनुलोसा सेल। एंड थीका लेयर इज ऑल्सो प्रेजेंट, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, थीका लेयर इज ऑल्सो प्रेजेंट। थीका लेयर क्या है, एक लेयर है जो कि सेल से बना रही है, स्ट्रोमल सेल अराउंड द ग्रेनुलोसा सेल। तो ये सारी की सारी जो स्ट्रक्चर है हमें आफ्टर प्यूबर्टी दिखती है। ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स है किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल्स के अंदर, और ये सेकेंडरी फॉलिकल्स के अंदर कोई एक किसके अंदर कन्वर्ट होगा, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर, ठीक है। तो अब सेकेंडरी फॉलिकल के बाद जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगी, डेवलपमेंट होगी, ठीक है, फर्दर ग्रोथ होगी, और उसको हम क्या बोलेंगे, टर्शरी फॉलिकल्स, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, टर्शरी फॉलिकल। अब टर्शरी फॉलिकल के अंदर क्या है, टर्शरी फॉलिकल मतलब वो स्टेज है जब प्राइमरी oocyte अपना म्योटिक डिवीजन कंप्लीट कर लेगी और हमें क्या दिखाई देगा, सेकेंडरी oocyte। तो अब यहाँ पर जो टर्शरी फॉलिकल है, अब ये जो स्ट्रक्चर है, अब इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी oocyte। और ये जो सेकेंडरी oocyte है अपने अराउंड एक ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर रिलीज करता है, ठीक है। ये जो येलो मैंने कलर दिखाया है, ये जो येलो कलर है बच्चे, ये क्या है, सेकेंडरी oocyte है। और ये जो सेकेंडरी oocyte है अपने अराउंड क्या सीक्रेट करता है, एक ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर सीक्रेट करता है, जिसको हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा, जिसको हम क्या बोलेंगे, जोना पेलुसिडा, ठीक है। अब सेम ग्रेनुलोसा सेल प्रेजेंट होंगी, और ये जो ग्रेनुला सेल्स है ये थोड़ा सा पीछे हटना शुरू हो जाती हैं, और ये जो ग्रेनुलोसा सेल है कुछ सीक्रेट करना शुरू कर देती हैं, और एक ऐसे कैविटी बन जाती है, ये ऐसे क्या बन जाती है, कैविटी बन जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंट्रम बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, एंट्रम बोलेंगे। और यहाँ पर फिर से वही ग्रेनुलोसा सेल्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेनुलोसा सेल्स प्रेजेंट होंगी, यहाँ पर आप दिखा दो, ये होंगी ग्रेनुलोसा सेल्स, ग्रेनुलोसा सेल्स, यहाँ पर भी ग्रेनुलोसा सेल्स, ग्रेनुलोसा सेल्स, ग्रेनुलोसा सेल्स, ठीक है। ये हो गई ग्रेनुलोसा सेल्स। अब ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स है, अब जो थीका जो लेयर है, जो थीका लेयर जो कि सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर प्रेजेंट थी, अब ये जो थीका लेयर है ये डिफरेंशिएट हो जाती है आउटर थीका लेयर के अंदर और इनर थीका लेयर के अंदर, आउटर थीका लेयर के अंदर और इनर थीका लेयर के अंदर, ठीक है। तो ये आउटर लेयर हो गई और ये इनर लेयर हो गई। जो आउटर लेयर है ये तो फाइब्रस टिश्यू की मिलके बनी होगी, लेकिन जो इनर लेयर है ये ग्लैंडुलर होती है, एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन। और यही जो लेयर है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या बोला, टर्शरी फॉलिकल है, टर्शरी फॉलिकल के अंदर जो थीका सेल है ये डिफ्रेंशिएट हो जाती है किसके अंदर, थीका एक्सटर्ना के अंदर, और अंदर वाली किसके अंदर डिफ्रेंशिएट हो जाती है, थीका इंटरना के अंदर। और ये जो थीका इंटरना है, ठीक है, ये जो थीका इंटरना है ये होती है ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर होती है, तो मतलब ये कुछ सीक्रेट करेगी, और ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन। और थीका जो एक्सटर्ना है इट इज मेड अप ऑफ द फाइब्रस टिश्यू, ठीक है, जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। तो टर्शरी फॉलिकल की जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होती है, टर्शरी फॉलिकल की कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं फ्लूइड फिल्ड कैविटी, और इस फ्लूइड फिल्ड कैविटी को हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, और इस फ्लूइड फिल्ड कैविटी को हम बोलते हैं एंट्रम। इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन एज एंट्रम। अब टर्शरी फॉलिकल के अंदर, टर्शरी फॉलिकल के अंदर और क्या चेंजेस देखने को मिले आपको, कि ये जो व्हाइट कलर का है ये अब प्राइमरी oocyte नहीं है भाई, अब ये सेकेंडरी oocyte है, और सेकेंडरी oocyte के अराउंड एक येलो कलर की जो लेयर है, ग्लाइकोप्रोटीन की जो लेयर है, इसको हमने बोला है जोना पेलुसिडा। इसको हमने क्या बोला है, जोना पेलुसिडा। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर देख लेना टर्शरी फॉलिकल की, जब भी आपको दिखे एंट्रम, एंट्रम दिखाई दी है, यानी कि ग्रेनुलोसा सेल्स है वो पीछे हटना शुरू हो गई है,
और एक कैविटी बन गई है, यहाँ पर फ्लूइड प्रेजेंट होगा, ये फ्लूइड क्या करेगा, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा सेकेंडरी oocyte को, ठीक है। अब यहाँ पर भी ग्रेनुलोसा सेल्स हो गई, सेकेंडरी oocyte रिलीज करेगा अपने अराउंड एक प्रोटीन की लेयर जिसको हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा, और यहाँ पर जो थीका लेयर जो सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर बनी थी, यहाँ पर जो थीका लेयर है वो डिफ्रेंशिएट हो जाती है बाहर वाली लेयर के अंदर और अंदर वाली लेयर के अंदर। बाहर वाली लेयर को हमने बोला थीका एक्सटर्ना, अंदर वाली लेयर को हमने बोला थीका इंटरना, ठीक है। थीका इंटरना ग्लैंडुलर होती है, थीका एक्सटर्ना फाइब्रस की मिलके बनी होती है, जोना पेलुसिडा ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर होती है, ठीक है। जोना पेलुसिडा कैसी लेयर होती है, ग्लाइकोप्रोटीन लेयर होती है, ये नॉन सेलुलर होती है, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरह ये क्या होती है, नॉन सेलुलर होती है, ठीक है। यहाँ पे प्राइमरी oocyte है, ये इसका यहाँ पर ही टर्शियरी फॉलिकल ही वही स्टेज है जहां पर प्राइमरी oocyte का म्योटिक डिवीजन होगा और किसके अंदर कन्वर्ट होगा, सेकेंडरी oocyte के अंदर। ये था टर्शियरी फॉलिकल, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं किसकी, ग्राफियन फॉलिकल की, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ कि ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है। ग्राफियन फॉलिकल, अब देखो ग्राफियन फॉलिकल क्या होते हैं, ग्राफियन फॉलिकल यानी कि मैच्योर फॉलिकल, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल का मतलब क्या है, मैच्योर फॉलिकल। अब यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से सुनना, मैच्योर फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल के अंदर क्या होगा, यहाँ पर अब क्या होगा, सेकेंडरी oocyte, ये क्या है, सेकेंडरी oocyte, ठीक है। सेकेंडरी oocyte के अराउंड ये अभी भी जोना पेलुसिडा प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये जो जोना पेलुसिडा है, अब जो एंट्रम है वो एंट्रम पूरा सराउंड कर लेती है सेकेंडरी oocyte को, ये देखो ये जो एंट्रम है, ये जो एंट्रम है कंप्लीटली सराउंड कर लेती है जोना पेलुसिडा को, ठीक है। सॉरी, जोना पेलुसिडा इसको सराउंड कर लेती है, सेकेंडरी oocyte को ऐसे सराउंड कर लेती है, ठीक है। अब ये जो एंट्रम है ये ग्रेनुलर सेल को दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर देती है, एक तो जो सेकेंडरी oocyte और एंट्रम के बीच में प्रेजेंट होते हैं ये वाले, ठीक है, और कुछ ये वाले जो बाहर प्रेजेंट होते हैं ऐसे, ये सारे के सारे क्या है, ग्रेनुलर सेल्स, ग्रेनुलोसा सेल्स, ये क्या है बच्चे, ग्रेनुलोसा सेल्स, ठीक है। ये है ग्रेनुलोसा सेल्स, ये ग्रेनुलो, अब देखो अब क्या होगा, और बाकी की सारी चीजें सेम प्रेजेंट होंगी, ये बाहर वाली लेयर और अंदर वाली लेयर, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना, ये अंदर वाली लेयर होगी थीका इंटरना, और जो बाहर वाली लेयर होगी थोड़ा सा ऐसे, ठीक है, बाहर वाली लेयर होगी, ये जो अंदर वाली लेयर होगी इसको हम बोलेंगे थीका इंटरना, और जो बाहर वाली लेयर होगी इसको हम बोलेंगे थीका एक्सटर्ना, अंदर वाली इंटरना, बाहर वाली एक्सटर्ना, ठीक है। बाकी की सारी चीजें इसके अंदर ऐसे ही प्रेजेंट होंगी। अब इसके अंदर चेंजेस क्या हुआ, इसके अंदर चेंजेस क्या होगा, यहाँ पर आपको कोरोना रेडिएटा भी देखने को मिलेगी। कोरोना रेडिएटा क्या है, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, अभी मैं नेमिंग करती हूँ। बाहर वाली को मैंने बोला थीका एक्सटर्ना, बाहर वाली को मैंने बोला थीका एक्सटर्ना, अंदर वाली को मैंने बोला थीका इंटरना, अंदर वाली को मैंने बोला थीका इंटरना। ये जो ग्रेनुलोसा सेल है, अब इसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा का मतलब क्या है, ये है तो ग्रेनुलोसा सेल्स ही, ये क्या है, ग्रेनुलोसा सेल्स ही, यानी कि स्ट्रोमल सेल्स ही है ये, बस फर्क इतना है कि इस एंट्रम ने, ये क्या है एंट्रम, यानी कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, फ्लूइड प्रेजेंट है, ये एंट्रम कंप्लीट सराउंड कर लेती है किसको, सेकेंडरी oocyte को, और जो ग्रेनुलर सेल्स को दो पार्ट के अंदर डिवाइड करती है, एक तो बाहर वाली जो मेम्ब्रेन बना रही है उसको हमने बोल दिया मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, और जो अंदर वाली ये इकट्ठा हो गई है अंदर सेकेंडरी oocyte और एंट्रम के बीच में, इसको हम बोलते हैं क्यूमुलस ओफेरस, ठीक है। क्या बोलते हैं हम, क्यूमुलस ओफेरस बोलते हैं, ठीक है। क्यूमुलस का मतलब है क्यूमुलेट हो गई, यानी कि इकट्ठा हो गई अराउंड, ooferous का मतलब अराउंड सेकेंडरी oocyte, और इस क्यूमुलस ooferous की जो सबसे जो अंदर वाली जो लेयर है, ये वाली जो अंदर वाली जो लेयर है, ठीक है, सबसे अंदर वाली लेयर जो सराउंड कर रही है किसको, जोना पेलुसिडा को, इसको हम क्या बोलते हैं, व्हाइट कलर की जो मैंने आपको बताया है, इसको हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, इसको हम क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा,
इसको हम क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा। ठीक है, और ये एंट्रम हो ही गई। जब जब ये सारी की सारी जो डेवलपमेंट होती है ये हो रही है 13 डे तक। ठीक है, 14th डे क्या होता है, एलएच का सिक्रीशन होता है, यानी कि एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का पीक होता है, सर्ज होता है। तो यहाँ पर फ्लूइड का और ज्यादा फ्लूइड बढ़ जाता है, तो प्रेशर क्रिएट होता है, जिससे कि सेकेंडरी oocyte रिलीज। ठीक है, सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। ठीक है, सेकेंडरी oocyte रिलीज, और ये किसके साथ रिलीज हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte रिलीज्ड along with जोना पेलुसिडा। ठीक है, किसके अलोंग, जोना पेलुसिडा एंड कोरोना रेडिएटा के साथ। ठीक है, यानी कि रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स results in releasing of secondary oocyte along with zona pellucida and corona radiata, and this process is known as ovulation, जो कि 14th डे पे होता है। कब होता है, 14th डे पे। देखो मैच्योर फॉलिकल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ नहीं है। मैच्योर फॉलिकल के अंदर, टर्शियरी फॉलिकल के अंदर जो एंट्रम बन गई है, यानी कि फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन गई है। अब ये जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी है सेकेंडरी oocyte को कंप्लीटली ऐसे घेर लेती है, जिससे कि ग्रेनुलोसेल दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाती है। एक ग्रेनुलोसेल सेल जो सेकेंडरी oocyte और एंट्रम के बीच में प्रेजेंट होती है, और एक जो ऐसे सराउंड कर रही है, जो सराउंड कर रही है उसको हमने बोल दिया मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, और जो ऐसे बीच में प्रेजेंट होती है उसको हमने बोल दिया क्यूमुलस ooferus। अब जो क्यूमुलस ooferus की जो सबसे अंदर वाली जो लेयर है, जो व्हाइट से मैंने रिप्रेजेंट किया, इसी को हमने बोला है कोरोना रेडिएटा। यानी कि कोरोना रेडिएटा को आप कैसे बोल सकते हो, या फिर आप ऐसे बोलो इनरमोस्ट लेयर ऑफ क्यूमुलस ooferus, या फिर आप ये बोल दो लेयर दैट सराउंड्स द जोना पेलुसिडा। कैसे भी बोल दो, उसको हमने बोला है कोरोना रेडिएटा। ठीक है, वही थीका एक्सटर्ना प्रेजेंट होगी, थीका इंटरना प्रेजेंट होगी, फ्लूइड फिल्ड कैविटी होगी। जब एलएच सर्ज होगा, जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का पीक आएगा, तो यहाँ पर प्रेशर डेवलप हो जाता है। तो फ्लूइड प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पर फ्लूइड प्रेजेंट है तो प्रेशर जनरेट हो जाता है। प्रेशर जनरेट से ये सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाती है अलोंग विद कोरोना रेडिएटा एंड जोना पेलुसिडा, और इसी को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। यहाँ पर हम लिख सकते हैं रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स, रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स, हम क्या बोल सकते हैं, रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स। ठीक है, रिजल्ट्स इन रिलीजिंग ऑफ सेकेंडरी oocyte अलोंग विद जोना पेलुसिडा एंड कोरोना रेडिएटा, उसको हमने बोला है ओव्यूलेशन। अब देखो सेकेंडरी oocyte निकल गया बाहर, जोना पेलुसिडा बाहर निकल गई, कोरोना रेडिएटा बाहर निकल गई, जो बची हुई जितनी भी जो स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, तो रिमेनिंग अब हम लिखते हैं कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में हम लिखते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम का मतलब क्या है, यानी कि रिमेनिंग ग्रेनुलोसा सेल एंड थीका सेल, रिमेनिंग ग्रेनुलोसा सेल एंड थीका सेल्स। ठीक है, ये जो थीका सेल्स और ग्रेनुलोसा सेल्स है, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है बच्चे, ये ल्यूटियन सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है अंडर द इफेक्ट ऑफ द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ये जो ल्यूटियन सेल है ये क्या रिलीज करती हैं, प्रोजेस्टेरॉन। क्या रिलीज करती हैं, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। और ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या मेंटेन करता है, प्रेगनेंसी। देखो ओवरी से जो ओवम, तो अभी हम सिर्फ ओवम ही बोल रहे हैं। ठीक है, ओवरी से ओवम रिलीज हो गया है, वो एम्पुलोइस्थमिक जंक्शन पे पहुंचा, वहां पर स्पर्म का वेट करेगा। अगर वहां पर फर्टिलाइजेशन हो जाती है, अगर वहां पे फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तो एंडोमेट्रियम की वॉल भी तो तैयार होनी चाहिए ना इम्प्लांटेशन के लिए, तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम के लिए, क्योंकि पूरी की पूरी अभी तैयारी करनी है। अगर प्रेगनेंसी हो गई तो, अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो ये 10 से 12 दिन तक ये वेट करेगा। अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो ये कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाएगा और एक व्हाइट बॉडी बन जाएगी, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस। ठीक है, यहां पर हम लिखते हैं एक नेक्स्ट डेफिनेशन, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस। ठीक है, कॉर्पस एल्बिकेंस क्या होती है, कॉर्पस एल्बिकेंस मतलब degenerative part of corpus
ल्यूटियम, ठीक है, डिजेनरेटिव पार्ट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। एल्बिकेंस का मतलब क्या है, व्हाइट बॉडी, ठीक है, और कॉर्पस ल्यूटियम का मतलब होता है बच्चे येलो बॉडी, ठीक है, क्या मतलब होता है, येलो बॉडी, डिजेनरेटिव पार्ट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, मतलब कॉर्पस ल्यूटियम का भी कोई काम ही नहीं है, यानी कि फॉलिकल्स डेवलप ही नहीं हो रही है, प्रेगनेंसी हो नहीं रही है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कोई काम नहीं है, तो ये रिग्रेस कर जाएगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम, उसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। तो इतनी की सारी स्ट्रक्चर हमने देखी। सबसे पहले प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स के बारे में देखा कि यानी कि प्राइमरी ओसाइट, उसके अराउंड सिंगल स्क्वेमस फ्लैट स्ट्रोमल सेल्स होती हैं, जिसको हमने बोला प्राइमरी फॉलिकल्स कन्वर्ट होंगे, प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स फिर कन्वर्ट होंगे प्राइमरी फॉलिकल्स में। प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर अभी भी प्राइमरी ओसाइट ही है, लेकिन अब जो फ्लैट जो सेल्स है उनकी ग्रोथ होना शुरू हो गई, अब वो कुबॉइडल बन गई है। सेकेंडरी फॉलिकल्स का मतलब क्या है, अभी भी प्राइमरी ओसाइट ही है, अब ये बहुत सारी लेयर्स बन जाती हैं स्ट्रोमल सेल की, मल्टीपल लेयर बन जाती हैं, जिसको हम अभी फॉलिकुलर सेल या फिर ग्रेनुलोसा सेल बोलते हैं, और कुछ जो सेल्स है वो एक लेयर बना देती है अराउंड ग्रेनुलोसा सेल्स, जिसको हम बोलते हैं थीका सेल। ये सारी की सारी बात ही सेकेंडरी फॉलिकल। टर्शियरी फॉलिकल की जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, वहां पर एंट्रम बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं फ्लूइड फिल्ड कैविटी, ठीक है। जो टर्शियरी फॉलिकल ही वही स्टेज है जब प्राइमरी ओसाइट का म्योटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाता है और हमें देखने को मिलता है सेकेंडरी ओसाइट, और ये सेकेंडरी ओसाइट अपने अराउंड एक प्रोटीन की लेयर बना देता है, जिसको हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा। अब एंट्रम बन गई है, ठीक है, जोना पेलुसिडा बन गई है अराउंड सेकेंडरी ओसाइट, और जो थीका सेल है वो डिफरेंशिएट हो जाती है आउटर थीका लेयर के अंदर, थीका एक्सटर्ना और इनर थीका इंटरना के अंदर, ठीक है। टर्शियरी फॉलिकल फिर कन्वर्ट होती है ग्राफिन फॉलिकल के अंदर, जिसको मैच्योर फॉलिकल बोलते हैं। अब जो एंट्रम में कंप्लीटली सराउंड कर लेती है जोना पेलुसिडा को, जो सेकेंडरी ओसाइट के अराउंड अभी भी क्या है, जोना पेलुसिडा है, ठीक है। जो आपकी जो एंट्रम है फ्लूइड फिल्ड कैविटी, वो कंप्लीटली सराउंड कर लेती है सेकेंडरी ओसाइट को, सेकेंडरी ओसाइट के अराउंड जोना पेलुसिडा है। अब जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, ये जो ग्रेनुलो सेल्स है डिवाइड हो जाते हैं मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा के अंदर और क्यूमुलस ओफेरस के अंदर, जस्ट बिकॉज ऑफ एंट्रम, और बाहर वाली मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा और जो अंदर वाली जो सेल्स है ग्रेनुलोसा सेल, बिटवीन द सेकेंडरी ओसाइट और बाहर वाली एंट्रम के बीच में जो सेल्स है उसको हम बोलते हैं क्यूमुलस ओफेरस, और क्यूमुलस ओफेरस के अंदर वाली सबसे अंदर वाली लेयर जो सराउंड करते जोना पेलुसिडा को, उसको हमने बोला कोरोना रेडिएटा, ठीक है। जब एलएच सर्च होता है तो सेकेंडरी ओसाइट, जब रप्चरिंग होती है ग्राफिन फॉलिकल की, तब सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होती है, सेकेंडरी ओसाइट के साथ साथ क्या रिलीज होगा, कोरोना रेडिएटा एंड जोना पेलुसिडा। जो बाकी की जितनी भी स्ट्रक्चर बच गए उसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, और यही जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ये बची हुई जो सेल्स है ल्यूटियन सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं, जो कि प्रोजेस्टेरोन रिलीज करती हैं। अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई, 8 से 10 दिन तक यहाँ पे इंतजार होता है, अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो ये येलो बॉडी कन्वर्ट हो जाती है एक व्हाइट बॉडी के अंदर, और उस व्हाइट बॉडी को हम बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस, ठीक है। तो ये सारी की सारी स्ट्रक्चर थी ओवेरियन फॉलिकल्स की। तो हमने मेमरी ग्लैंड पढ़ लिया है, ठीक है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी, टर्शियरी, और हमने पढ़ लिया है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स, ठीक है। ये सारी की सारी स्ट्रक्चर हमने पढ़ ली है। अब हम देख लेते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। जितनी भी हमने ये स्ट्रक्चर पढ़ी है, अभी हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, ठीक है। क्या देख लेते हैं, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। किसके अंदर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स, ठीक है, ओवेरियन फॉलिकल्स इन ओवरी। ओवरी के अंदर हम एक बार डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, ठीक है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। चलो शुरू करते हैं। अब तो हम ओवरी बनाते हैं, ये स्ट्रक्चर हमने पहले भी बनाई है, ठीक है, लेकिन उस स्ट्रक्चर के अंदर हमने ओवेरियन फॉलिकल्स को रिप्रेजेंट नहीं किया था। अब हम ओवेरियन फॉलिकल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ओवरी की जो शेप होती है एक सॉलिड स्ट्रक्चर होती है, बाहर जर्माइनल एपिथेलियम प्रेजेंट होगी, अंदर सारा का सारा कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा, और ये जो कनेक्टिव टिश्यू दो पार्ट के अंदर डिवाइड है, बाहर वाले को हमने बोला था कॉर्टेक्स, अंदर वाले को हमने बोला था मेडुला। मेडुला के अंदर सारी की सारी जैसे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगे, आर्टरीज, वेन्स, लिम्फेटिक वेसल्स, और जो बाहर वाला कॉर्टेक्स पार्ट, इसके अंदर प्रेजेंट होंगे ओवेरियन फॉलिकल, जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं।
तो अभी हमने जितने भी ओवेरियन फॉलिकल्स बनाने हैं वो हमने कॉर्टेक्स पार्ट के अंदर बनाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूंगी, मैं बात करूंगी प्राइमरी फॉलिकल की। और प्राइमरी फॉलिकल के अराउंड एक सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है, स्ट्रोमल लेयर, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है कोबॉइडल सेल्स की। और इसको हमने क्या बोला था, यहाँ पे मैंने न्यूक्लियस रिप्रेजेंट किया, ये है प्राइमरी फॉलिकल्स, ठीक है। नेमिंग हम कर लेंगे अभी, ये है प्राइमरी फॉलिकल्स। और पिंक से हम रिप्रेजेंट करेंगे ये वाली जो लेयर है, इसको हमने बोला है सिंगल लेयर ऑफ कोबॉइडल सेल, सिंगल लेयर ऑफ कोबॉइडल सेल, जो कि प्राइमरी oocyte को नरिशमेंट देंगे, ठीक है। अब देखो ये जो प्राइमरी फॉलिकल है ये बन तो पहले गई है, बर्थ से पहले ही बन गई है, लेकिन ये एक्टिवेट होंगे प्यूबर्टी के टाइम तक। तो प्यूबर्टी के टाइम तक इनको जिंदा भी तो रखना है, तो जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी, तो यही जो सेल्स है, स्ट्रोमल सेल है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी, ठीक है। तो ये हो गई है प्राइमरी oocyte, ये है प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte के अराउंड एक सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है स्ट्रोमल सेल की, जिसको हमने बोला है सिंगल लेयर ऑफ कोबॉइडल सेल प्रेजेंट होती है। इस पूरी की पूरी स्ट्रक्चर को हमने बोला है क्या, प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल है किसके अंदर कन्वर्ट होगी, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर, ठीक है। ये किसके अंदर कन्वर्ट होगी, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर। तो यहाँ पर अभी भी क्या है बच्चे, अभी भी प्राइमरी oocyte ही है, अभी भी क्या है, प्राइमरी oocyte ही है। लेकिन यहाँ पर तो सिंगल लेयर थी, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी सेल्स की लेयर बन जाती है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी सेल की लेयर बन जाती है। अब इसको हम ग्रेनुलोसा सेल बोलते हैं। और कुछ जो फॉलिकुलर सेल्स हैं ये एक लेयर बना देती हैं ऐसे बाहर, ग्रेनुलोसा सेल के बाहर, जिसको हमने बोला थीका सेल, ठीक है, यानी कि थीका लेयर। ये हो गई थीका लेयर, ठीक है, ये हो गई थीका लेयर। और ये जो सेल्स हो गए हैं बच्चे, इसको हमने बोला है ग्रेनुलोसा सेल्स, ठीक है, ये हो गई ग्रेनुलोसा सेल। और अभी भी ये प्राइमरी oocyte ही है, अभी भी ये क्या है, प्राइमरी oocyte है। और इस स्ट्रक्चर को हमने बोल दिया सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को हमने क्या बोल दिया, सेकेंडरी फॉलिकल। अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल की डेवलपमेंट है ये बर्थ से पहले ही शुरू हो जाती है, ठीक है, यानी कि फीटल टाइम तक, बाय द 22nd वीक ऑफ प्रेगनेंसी इनकी डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। और उस टाइम तक ये प्रेजेंट होते हैं 7 मिलियन इन पर ओवरी, ठीक है। और उसके बाद जब बर्थ होती है, बर्थ के टाइम तक इनका जो नंबर हो जाता है 3 to 4 मिलियन पर ओवरी रह जाता है। और बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक जो प्राइमरी फॉलिकल का जो नंबर है, दैट इज मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी, 60,000 to 80,000 पर ओवरी रहता है, ठीक है। तो अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल है सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट हो गई है। अब ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है किसके अंदर कन्वर्ट होगा, टर्शरी फॉलिकल के अंदर, ठीक है। किसके अंदर कन्वर्ट होगा, टर्शरी फॉलिकल के अंदर। प्राइमरी फॉलिकल और प्राइमोर्डियल जो फॉलिकल्स हैं ये आपके बर्थ से पहले ही बनते हैं, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल से फिर सेकेंडरी फॉलिकल है कि एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी हमें दिखना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। फॉलिकल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। अब यहाँ पर ये सेकेंडरी फॉलिकल हो गया। अब हम बात करते हैं टर्शरी फॉलिकल की। टर्शरी फॉलिकल के टाइम पर जो ये प्राइमरी जो oocyte है इसका म्योटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाता है और ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, सेकेंडरी oocyte के अंदर। अब यहाँ पर एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखने को मिलती है कि यहाँ पर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी प्रेजेंट होती है और इस फ्लूइड फिल्ड कैविटी को हम बोलते हैं एंट्रम। इस फ्लूइड फिल्ड कैविटी को हम बोलते हैं एंट्रम। और इसके सराउंड वही जो अभी तक हम पढ़ते आए ग्रेनुलोसा सेल्स प्रेजेंट होंगी, यानी कि यहाँ पर प्रेजेंट होंगी ग्रेनुलोसा सेल्स, ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट होंगी ग्रेनुलोसा सेल्स, ठीक है। यहाँ पर एक कैरेक्टरिस्टिक्स और आपको देखने को मिलती है। कैरेक्टरिस्टिक क्या देखने को मिलती है कि यहाँ पर ग्रेनुलोसा सेल्स तो होती है, यहाँ पर जो थीका सेल है वो भी डिफरेंशिएट हो जाती है। जो थीका सेल है वो भी डिफरेंशिएट हो जाती है किसके अंदर, आउटर एक्सटर्ना और इनर इंटरना के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। नंबर फर्स्ट चेंजेस अपीयरेंस ऑफ एंट्रम। नंबर सेकंड चेंज प्राइमरी oocyte की जगह सेकेंडरी oocyte। नंबर थर्ड चेंज यहाँ पर थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये बाहर वाली लेयर हो गई थीका एक्सटर्ना, जो अभी तक आप पढ़ते आए उसका बिल्कुल सम अप है इसके अंदर, थीका एक्सटर्ना, और ये हो गई थीका इंटरना।
ये हो गई थीका इंटरना, ठीक है। ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है टर्शियरी फॉलिकल की एंट्रम। और अब इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी oocyte। अब इसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी oocyte। अब ये जो सेकेंडरी oocyte है ये किसके अंदर कन्वर्ट होगा? मैच्योर फॉलिकल के अंदर। और मैच्योर फॉलिकल को हम क्या बोलते हैं? ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। मैच्योर फॉलिकल को हम क्या बोलते हैं? ग्राफियन फॉलिकल। तो ये है सेकेंडरी oocyte। ये क्या है? सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte अब ये जो एंट्रम बनी है ना, ये जो एंट्रम कंप्लीटली सराउंड कर लेती है, किसको सराउंड कर लेगी? सेकेंडरी oocyte को। और एक बात और रह गई यहाँ पर एक फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या देखने को मिलती है कि सेकेंडरी oocyte अपने अराउंड एक ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर रिलीज करती है। और उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? इसको हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा, ठीक है, जोना पेलुसिडा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक पेज ऐड करके जहां पर मैंने टर्शियरी फॉलिकल रिप्रेजेंट किया था, टर्शियरी फॉलिकल यहाँ पर आप लिख ही लो, ठीक है। यहाँ पर आप लिख ही लो कि टर्शियरी फॉलिकल के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। टर्शियरी फॉलिकल के अंदर, ठीक है, क्या क्या चेंजेस आए कि जो सेकेंडरी oocyte आपको देखने को मिली, ठीक है। दूसरी, सेकेंडरी oocyte रिलीज अराउंड ए ग्लाइकोप्रोटीन लेयर, secondary oocyte released around a glycoprotein layer। और इस ग्लाइकोप्रोटीन लेयर को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन लेयर कॉल्ड, इस ग्लाइकोप्रोटीन लेयर को हम बोलते हैं बच्चे क्या? जोना पेलुसिडा, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक क्या देखने को मिली? एंट्रम, यानी कि एंट्रम क्या है? एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, ठीक है, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है। और ये जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, ठीक है, ये एंट्रम है। अब यहां पर जो थीका जो लेयर है वो डिफरेंशिएट हो जाती है। थीका लेयर डिफरेंशिएट इनटू, ये किसके अंदर डिफरेंशिएट हो जाती है बच्चे? ये डिफरेंशिएट हो जाती है किसके अंदर? आउटर थीका एक्सटर्ना, आउटर थीका एक्सटर्ना एंड इनर थीका इंटरना, ठीक है, एंड इनर थीका इंटरना। ये सारे के सारे चेंजेस होते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे चेंजेस होते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं बात करूं यहीं पर मैं आपको लिखवा दूं कि जो मैच्योर फॉलिकल है, ठीक है, मैच्योर फॉलिकल के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे? मैच्योर फॉलिकल के अंदर जो सेकेंडरी oocyte को कंप्लीटली सराउंड कर लेती है एंट्रम, ठीक है। एंट्रम जो प्रेजेंट थी टर्शियरी फॉलिकल के अंदर, एंट्रम कंप्लीटली सराउंड सेकेंडरी oocyte, कंप्लीटली सराउंड्स सेकेंडरी oocyte को कंप्लीटली वो सराउंड कर लेती है, साइज बड़ा हो जाता है, ठीक है। एंड दिस एंट्रम डिवाइड्स, किसको डिवाइड करती है? ग्रेनुलोसा सेल को, ग्रेनुलोसा सेल, ये ग्रेनुलोसा सेल को किसके अंदर डिवाइड करती है? इनटू क्यूमुलस oophorus के अंदर डिवाइड करती है एंड मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, ठीक है, किसके अंदर डिवाइड करती है? एंड मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा के अंदर डिवाइड करती है। और मैच्योर फॉलिकल के अंदर ही आपको क्या दिखाई देगा? मैच्योर फॉलिकल के अंदर ही इनरमोस्ट लेयर, ये मैंने लिखवा दिया, मेरा मन नहीं मान रहा था पर मैंने एक बार स्किप कर दिया था, लेकिन मैंने फिर भी लिखवा दिया आपको। इनरमोस्ट लेयर ऑफ क्यूमुलस oophorus that surrounds Zona pellucida, जो जोना पेलुसिडा को सराउंड करती है, दैट सराउंड जोना पेलुसिडा इज नोन एज, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? उसको हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, ठीक है। बाकी की सारी चीजें प्रेजेंट होंगी। बाकी की क्या क्या चीजें प्रेजेंट होंगी? थीका एक्सटर्ना प्रेजेंट होगी, सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट होगी, ठीक है, सेकेंडरी oocyte, थीका एक्सटर्ना प्रेजेंट होगी एंड थीका एक्सटर्ना प्रेजेंट होगी, थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना प्रेजेंट होंगी। ये लेयर अभी भी प्रेजेंट होंगी इसके, ठीक है, थीका इंटरना प्रेजेंट, ठीक है।
तो ये सारी की सारी स्ट्रक्चर है, मैंने आपको लिखवा दिया है। मैच्योर फॉलिकल्स, यहाँ पे आप स्लैश डाल के लिख दो कि मैच्योर फॉलिकल को ही हम क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल। मैच्योर फॉलिकल को ही हम क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं। अब मुझे सेटिस्फेक्शन मिल गई है, ठीक है, कि मैंने लिखवा दिया आपको। ठीक है, क्योंकि फिर आप लोग कमेंट करते हो कि मैम थोड़ा बहुत लिखवा दीजिए। ऐसे मैं लिखवाती तो बहुत सारा हूँ, ठीक है, पॉइंट्स के अंदर लिखवाती तो बहुत सारा हूँ, जो चीज़ें स्किप हो जाती हूँ मुझे खुद अच्छा नहीं लगता, तो मैंने फिर भी आपको लिखवा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये था आपका सेकेंडरी oocyte, सॉरी सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल टर्शियरी फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट हो गया है। टर्शियरी फॉलिकल अब किसके अंदर कन्वर्ट होगा, मैच्योर फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट होगा। अब मैच्योर फॉलिकल के अंदर मैंने क्या बताया था कि ये तो है आपका सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte के अराउंड एक लेयर प्रेजेंट होगी जिसको हमने क्या बोला है, जोना पेलुसिडा। ये हो गई जोना पेलुसिडा। ठीक है, जो एंट्रम है अब वो कंप्लीटली सराउंड कर लेगी। चलो ये मैंने बना दिया है, एंट्रम कंप्लीटली सराउंड कर रही है। ठीक है, और यहां पर प्रेजेंट होती हैं ग्रेनुलोसा सेल्स अंदर की साइड, जिसको हमने बोला है क्यूमुलस oophorus। ठीक है, और बाहर की साइड भी ऐसे ग्रेनुलोसा सेल्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है, ऐसे। और ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स है, ठीक है, इसके सराउंड प्रेजेंट होगी दो लेयर थीका की, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। कुछ नहीं है। ठीक है, समझने में अभी आसान लग रहा होगा आपको, क्योंकि ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये हो गई थीका एक्सटर्ना, अंदर वाली हो गई थीका इंटरना। ठीक है, और ये हो गई आपकी एंट्रम, और अभी ये ग्रीन वाली है सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte के अराउंड ये जो पिंक जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई है, ये तो अभी आपको पता ही चल गया होगा, ये क्या है, जोना पेलुसिडा। ठीक है, ये क्या हो गई, जोना पेलुसिडा। अब देखो जोना पेलुसिडा, अब मैंने क्या बताया था, जोना पेलुसिडा के सराउंड जो इनर मोस्ट लेयर है क्यूमुलस oophorus की, उसको हमने क्या बोला था, ये व्हाइट कलर से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पर, और इसको मैंने क्या बोला था, कोरोना रेडिएटा। इसको मैंने क्या बोला था, कोरोना रेडिएटा। ठीक है, कोरोना रेडिएटा, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, ग्रेनुलोसा सेल। और ये जो सेल्स हैं, ये जो सेल्स हैं, ये कौन सी सेल है बच्चे, ये है मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। तो हम क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। ठीक है, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। ठीक है, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। तो ये सारी की सारी स्ट्रक्चर है। ये हो गई आपकी टर्शियरी फॉलिकल, और ये हो गई मैच्योर फॉलिकल। ये क्या हो गई, मैच्योर फॉलिकल। अब क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा। ठीक है, ओव्यूलेशन होगा तो मैं यहाँ पे ये थोड़ी सी रिलीज कर रही हूँ, थोड़ा सा ओवरी को मिटा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या रिलीज होगा, यानी कि सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा। ठीक है, प्लस जोना पेलुसिडा रिलीज होगी, और जोना पेलुसिडा के साथ साथ कोरोना रेडिएटा, ये तीनों चीजें रिलीज होंगी। ये तीनों चीजें क्या होंगी, रिलीज होंगी। और जब रैप्चरिंग होगी ग्राफियन फॉलिकल्स की और ये तीनों चीजें रिलीज होंगी, और इसी को हमने क्या बोला है, ओव्यूलेशन। तो ध्यान रखना, जब ओव्यूलेशन होती है, जब ओव्यूलेशन होती है तो ओवर रिलीज नहीं होता। जब ओव्यूलेशन होती है तो क्या स्ट्रक्चर रिलीज हो रही है, सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte के साथ जोना पेलुसिडा एंड कोरोना रेडिएटा, ओवम रिलीज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो रिलीज ऑफ what is ovulation, rupturing of Graafian follicles results in release of secondary oocyte along with जोना पेलुसिडा एंड कोरोना रेडिएटा, दैट इज नोन एज ओव्यूलेशन। अब जो बाकी की जो स्ट्रक्चर रह गई, जो बाकी की जो स्ट्रक्चर रह गई, यानी कि जो बची हुई ग्रेनुलोसा सेल्स और थीका सेल्स है, अब ये क्या बना देंगी बच्चे, एक ऐसे व्हाइट सी बॉडी बना देंगी। ठीक है, इसको हमने क्या बोला है, कॉर्पस ल्यूटियम। अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ये प्रेगनेंसी हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ये मेनली प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है, लेकिन लिटिल अमाउंट में एस्ट्रोजन भी रिलीज करता है। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम वेट करेगा 8 से लेकर 10 दिन तक। अगर कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है एक व्हाइट बॉडी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये हो गई व्हाइट बॉडी, और इस व्हाइट बॉडी को हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस एल्बिकेंस। इस व्हाइट बॉडी को हम क्या बोलते हैं,
कॉर्पस एल्बिकेंस, और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये क्या रिलीज करेगा, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। यानी कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्रेनुलोसा सेल्स एंड द थीका सेल्स रिजल्ट्स इन formation of corpus luteum. Corpus luteum mainly release progesterone, but also in a little amount it secretes estrogen. If there is no fertilization, then this corpus luteum converts into, या फिर आप ये बोल सकते डिजेनरेट, ठीक है, ये डिजेनरेट हो जाएगा एक व्हाइट बॉडी के अंदर जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस। दिस इज व्हाइट बॉडी, और ये जो सारी की सारी जो स्ट्रक्चर होती है ये इनको हम बोलते हैं ओवेरियन फॉलिकल्स। इनको हम क्या बोलते हैं, ओवेरियन फॉलिकल्स। एंड आई एम श्योर कि अभी आपको कोई डाउट नहीं होगा कि प्राइमरी फॉलिकल्स क्या होते हैं। प्राइमरी फॉलिकल्स जो पहले ही बन जाते हैं बर्थ से, ठीक है, फिर सेकेंडरी फॉलिकल्स, फिर ये जो सेकेंड प्राइमरी फॉलिकल्स अप टू टिल प्यूबर्टी ये 60,000 to 80,000 पर ओवरी प्रेजेंट होते हैं। सेकेंडरी फॉलिकल्स, फिर ये सेकेंडरी फॉलिकल टर्शरी, जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आएगा, ठीक है, प्यूबर्टी के टाइम पे टर्शरी फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल, अब ये सेकेंडरी oocyte, जोना पेलोसोडा, कोर्ना रेडिएटा रिलीज हो जाएंगी, कॉर्पस ल्यूटियम एंड कॉर्पस एल्बिकेंस। मैंने आपको ये बहुत अच्छे से समझा दिया है एंड आई होप आपको ये चीजें समझ में आई है। अगर आपको आज का लेक्चर थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है तो एक बार अगर आप फिर से देखोगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। ये जो जितनी भी जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई है ये एक बार आप खुद घर पर अच्छे से ट्राई करना बनाने की, ठीक है। और नोट्स तो आपने बना ही लिए हैं एंड अगर आपने एक बार चीजें रिवाइज की तो आपको आसानी से चीजें समझ में आएंगी, ठीक है, क्योंकि इसके बाद हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल और oogenesis फिर से पढ़ना है, ठीक है। लेकिन जब हम oogenesis करेंगे तो एक बार हम फिर से क्विक रिकैप करेंगे ताकि चीजें एकदम दिमाग में परफेक्ट हो जाए। तो ये सारी की सारी स्ट्रक्चर थी एंड आज का हमारा लेक्चर है ये कंप्लीट होता है। नाउ लेट्स गो नाउ लेट्स स्टडी एनसीईआरटी की जो पिक्चर हम वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब देखो इसके अंदर मैंने एनसीईआरटी की जो क्लिप है वो अभी तक वो मेन जो क्लिप है वो मैंने नहीं ली है जो कि ओवेरियन फॉलिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जब वो स्ट्रक्चर हम जब oogenesis के साथ ही करेंगे, ठीक है। आज हम जो सिर्फ कर रहे हैं वो डायग्राम इसका जो डायग्रामेटिक व्यू है मेमोरी ग्लैंड का वही करेंगे क्योंकि इसके अंदर oogenesis का भी पोर्शन मिक्स था। अगर वो चीज़ अभी मैं ले लेती तो आपको समझ में नहीं आएगा, पर डोंट वरी, कल हम एक बार फिर से रिकैप करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और हम इसका डायग्रामेटिक वो व्यू भी देखेंगे, जितनी भी ओवरी है कैसे ओवरियन फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि आपकी एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, ठीक है। तो जैसे ये रिब्स प्रेजेंट थी, रिब्स के बीच में जो मसल्स प्रेजेंट थी जिसको हमने इंटरकोस्टल मसल्स बोला था, ये जो मेजर जो मसल थी जिसको हमने बोला पेक्टोरेलिस मेजर मसल्स, ठीक है। अब ये जो फैटी पार्ट है जो कि सराउंड कर रहा है ग्लैंडुलर पार्ट को, सॉरी जो फैटी पार्ट है पूरी की पूरी ब्रेस्ट को ऐसे सराउंड कर रहा है, ठीक है। हर एक जो मेमोरी ग्लैंड है वो मेमोरी लोब के अंदर डिवाइड है। अब मेमोरी लोब के अंदर बहुत सारी जो सेल्स होते हैं उसको हम एल्वियोलाई सेल्स बोलते हैं। ये जो एल्वियोलाई सेल्स हैं, ठीक है, ये अपना सीक्रेशन ट्यूब्यूल के अंदर छोड़ेंगे और ये बहुत सारे ट्यूब्यूल मिलके एक मेमोरी डक्ट बनाएंगे। जो ऊपर जो स्फोलन सी जो स्ट्रक्चर है इसको हमने बोला एम्पुला, और ये जो एम्पुला आगे चल के जो डक्ट बनाएगा इसको हमने लैक्टिफेरस डक्ट बोला है। ये जो लैक्टिफेरस डक्ट है इट विल ओपन आउटसाइड, ठीक है, ये ओपन होगी आउटसाइड, ठीक है। ये जो निप्पल है ओपनिंग, और जो एरियोला यानी कि जो डार्क पिगमेंटेड जो एरिया है इसको हमने बोला है एरियोला, और ये जो एरियोला है इसके अंदर मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो ऑयली सीक्रेशन रिलीज करती हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि कैसे आपकी चीजें दी हुई हैं। फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड, ये जो फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड है किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, ऑल फीमेल मैमल्स की प्रेजेंट है। नॉन फंक्शनल भी प्रेजेंट मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, वो मेल के अंदर होगी। मेमोरी ग्लैंड्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर होती हैं, ठीक है, जिसको हम कॉमनली ब्रेस्ट भी बोलते हैं। दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू, जिसके अंदर ग्लैंडुलर टिश्यू प्रेजेंट होगा, और यहाँ पर वेरिएबल अमाउंट का फैट प्रेजेंट होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फिक्स अमाउंट का फैट प्रेजेंट होगा, वेरिएबल अमाउंट का फैट प्रेजेंट होगा, ठीक है। जो साइज है ब्रेस्ट का, जो साइज है मेमोरी ग्लैंड का, वो डिपेंड करता है एडिपोज टिश्यू के ऊपर, ठीक है। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट, हर एक जो ब्रेस्ट का जो ग्लैंडुलर टिश्यू है वो किसके अंदर डिवाइड है, 15 से 20 मेमोरी लोब्स के अंदर डिवाइड है,
ठीक है। अभी मेमोरी लोब्स के अंदर क्लस्टर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगे जिसको हमने एल्वेओलाई बोला है, और ये जो सेल्स होती है एल्वेओलाई का, ये सीक्रेट करती है मिल्क विच इज स्टोर्ड। ये किसकी कहाँ पे स्टोर होता है? कैविटी के अंदर स्टोर होता है, ठीक है, ऑफ एल्वेओलाई। द एल्वेओलाई ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स, ये जो एल्वेओलाई है ओपन होती है मेमोरी ट्यूब्यूल्स के अंदर। ये जो ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब्स ज्वाइन टू फॉर्म मेमोरी डक्ट, बहुत सारे जो ट्यूब्यूल्स है वो जुड़ के क्या बना देंगे? मेमोरी डक्ट बना देंगे, ठीक है। सेवरल मेमोरी डक्ट्स, ये सेवरल मेमोरी डक्ट, बहुत सारी मेमोरी डक्ट ज्वाइन टू फॉर्म ए वाइडर एम्पुला, जिसको हमने क्या बोला है? मेमोरी एम्पुला बोला है, विच इज कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस डक्ट, जो कि लैक्टिफेरस डक्ट से जुड़ा हुआ है, जो कि थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट बाय द बेबी, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो गिवन है आपकी एनसीईआरटी के अंदर। नाउ लेट्स डिस्कस द फ्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय विच सेल्स, जो मिल्क है वो कौन प्रोड्यूस करता है? एल्वेओलाई, लोब्स, ट्यूब्स या फिर ट्यूब्यूल्स या फिर निपल, जल्दी बताओ। जो मिल्क प्रोड्यूसिंग जो सेल्स है, हर एक मेमोरी लोब्स के अंदर क्लस्टर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, और इन क्लस्टर ऑफ सेल्स को हमने क्या बोला था? एल्वेओलाई। इन क्लस्टर ऑफ सेल्स को हमने क्या बोला था? एल्वेओलाई बोला था। तो यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ से? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 10 to 12 memory lobes, 15 to 20 memory lobes, 23 to 25 memory lobes, 25 to 30 memory lobes। बिल्कुल अभी मैंने आपके एनसीईआरटी के अंदर बताया था कि हर एक जो ब्रेस्ट ग्लैंडुलर टिश्यू है ब्रेस्ट को डिवाइड होता है 15 से 20 मेमोरी लोब के अंदर, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? 15 से 20 मेमोरी लोब्स के अंदर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेमोरी ग्लैंड्स आर नॉट, इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो मेमोरी ग्लैंड से रिलेटेड ठीक नहीं है? ठीक है, पेयर्ड स्ट्रक्चर है, बिल्कुल है, मेमोरी ग्लैंड पेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। हैविंग ग्लैंडुलर टिश्यू, यानी कि ग्लैंडुलर टिश्यू भी प्रेजेंट होता है, एडिपोज टिश्यू भी प्रेजेंट होता है, फाइब्रस टिश्यू भी प्रेजेंट होता है, ये भी बात सही है। हैविंग डिफाइंड अमाउंट ऑफ फैट, कोई भी डिफाइंड अमाउंट ऑफ फैट नहीं होता, यहाँ मैंने बताया था, यहाँ पर क्या होता है? वेरिएबल अमाउंट का फैट होता है, एंड इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल फीमेल्स मैमल्स, ठीक है। तो यानी कि इनकरेक्ट ही बतानी थी, तो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगी हमारी? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो? ठीक है। नेक्स्ट है, द मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय द एल्वेओलाई इज स्टोर्ड इन, जो मिल्क है वो कहाँ पर स्टोर होता है? लोब्स के अंदर, ल्यूमिन के अंदर, डक्ट के अंदर, ग्लैंडुलर टिश्यू के अंदर। तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा हुआ है, द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू मेमोरी लोब्स कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल्स called alveoli, and these cells of alveoli secrete milk which is stored in the cavities, यानी कि ल्यूमेंस ऑफ एल्वेओलाई। तो यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट, कौन सी जो स्ट्रक्चर है वो करेक्ट है? तो लोब्स, मेमोरी डक्ट, एम्पुला, लैक्टिफेरस डक्ट, एल्वेओलाई, ट्यूब्यूल्स, लैक्टिफेरस डक्ट, मेमोरी डक्ट, लैक्टिफेरस डक्ट, एम्पुला, निपल, मेमोरी लोब्स, लैक्टिफेरस डक्ट, मेमोरी डक्ट एंड निपल। नाउ अब देखो, यहाँ पर एल्वेओलाई के बाद ट्यूब्यूल्स के बाद लैक्टिफेरस डक्ट तो सबसे लास्ट में आनी चाहिए, यहाँ पर बीच में है इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया, यहाँ पे भी बीच में है ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ठीक है, और यहाँ पर ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो ये देखो, लोब्स पे यानी कि हर एक मेमोरी ग्लैंड लोब के अंदर डिवाइड है, लोब फिर किसके अंदर डिवाइड होंगे? मेमोरी डक्ट, और मेमोरी डक्ट आगे चल के नियर निपल एक सोलन स्ट्रक्चर बना देती है जिसको हमने बोला एम्पुला, और एम्पुला के बाद क्या होगा? लैक्टिफेरस डक्ट, और यही लैक्टिफेरस डक्ट ये जो ओपन होगी आउटसाइड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द मेमोरी ग्लैंड? नॉट ट्रू पूछा हुआ है, ये चीज ध्यान से पढ़ना, ये नॉट ट्रू पूछा हुआ है, ठीक है। ट्रू क्या है, नॉट ट्रू क्या है, ये ध्यान से पढ़ना। तो यहाँ पर जो पहला है कि कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट होगा, बिल्कुल सही है। 15 से 20 मेमोरी लोब्स होंगी कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल, जिसको हमने एल्वेओलाई बोला, जहां से मिल्क सीक्रेट होता है, बिल्कुल सही है। सेवरल मेमोरी एम्पुला, बहुत सारे मेमोरी जो एम्पुला है, कंबाइंड टू फॉर्म मेमोरी डक्ट, ये मेमोरी डक्ट बनाएंगे, यहाँ तक ठीक है, विच इज कनेक्टेड टू द लैक्टिफेरस डक्ट, ठीक है।
जो कि कनेक्टेड होंगे लैक्टिफेरस डक्ट से। एंड मिल्क, यहाँ पे देखो सेवरल मेमरी एम्पुला, यहाँ पे देखो बहुत सारे मेमरी एम्पुला बना रहे टू फॉर्म मेमरी डक्ट। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि मेमरी, आपको मैंने पैसे बताया था, क्या बताया था, सॉरी यहाँ पे मैं थोड़ा सा गलत पढ़ लिया था। मेमरी डक्ट के बाद क्या बना था, एम्पुला, और एम्पुला के बाद क्या बना था, लैक्टिफेरस डक्ट। ठीक है, ये जो सीक्वेंस थी वो ध्यान में रखना, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो गया आपका, गलत हो गया। मिल्क इज सक्ड आउट थ्रू द लैक्टिफेरस डक्ट, बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। In a functional mammary gland, the cells of secrete milk which is stored in the cavities of the alveoli. Choose the option that fills the blank correctly. Alveoli, lactiferous duct, mammary gland, mammary duct या फिर एम्पुला, एरियोला। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कि इन अ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड द सेल्स ऑफ, किसकी जो सेल्स होती हैं बच्चे, एल्वेलोई की जो सेल्स, जो मेमोरी लोब के अंदर क्लस्टर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, वो क्या करेंगी, सीक्रेट करेंगे मिल्क को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम तक हाउ मेनी प्राइमरी फॉलिकल्स आर देयर इन ईच ओवरी इन फीमेल, बताओ। मैंने बताया था जो प्राइमरी फॉलिकल है फीटल टाइम में कितनी बनती हैं, ये बनती हैं बच्चे 7 मिलियन पर ओवरी। ठीक है, ये अमाउंट रहता है 7 मिलियन पर ओवरी। लेकिन बर्थ की बात करूं तो बर्थ के टाइम तक ये नंबर रह जाता है 3 to 4 मिलियन पर ओवरी। ठीक है, 3 to 4 मिलियन पर ओवरी। लेकिन बर्थ से लेके प्यूबर्टी टिल प्यूबर्टी इनका जो नंबर हो जाता है वो कितना रह जाता है, 60,000 to 80,000 पर ओवरी। 60,000 to 80,000 पर ओवरी, यानी कि ईच ओवरी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओवरीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ओवरी को हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों बोला है, ठीक है, सबसे पहले ये फीमेल गैमेट बनाएंगी ओवरी के, यानी कि कोई भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है उसके दो ही काम बताए थे मैंने, कि एक तो गैमेट बनाएगा, ठीक है, दूसरा सेक्स हार्मोन बनाएगा, प्रोड्यूस द हार्मोन दैट रेगुलेट्स द डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो यानी कि दोनों ही सही हैं, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था ये। तो नेक्स्ट है, प्राइमरी फॉलिकल्स आर फॉर्म्ड। प्राइमरी फॉलिकल्स कब बनते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द फीटल ग्रोथ, एट द टाइम ऑफ बर्थ, एट प्यूबर्टी, एट मेनार्क। ठीक है, मेनार्क का मतलब होता है ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो प्राइमरी फॉलिकल्स कब बनते हैं, ये बन जाते हैं बच्चे ड्यूरिंग फीटल ग्रोथ। ठीक है, फीटल डेवलपमेंट के टाइम पर ही प्राइमरी फॉलिकल्स बन जाते हैं। मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर आपको डिटेल बताई थी कि कितने कब कितने नंबर इनका प्रेजेंट होता है। फ्लूइड फिल्ड कैविटी इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो। सबसे पहले जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी मैंने बताया था ना, फ्लूइड फिल्ड कैविटी किसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर, सबसे पहले फ्लूइड फिल्ड कैविटी कौन से फॉलिकल के अंदर आपको देखी गई थी, टर्शियरी फॉलिकल के अंदर। किसके अंदर देखी गई थी, टर्शियरी फॉलिकल के अंदर आपको देखी गई थी। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। नेक्स्ट है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम क्या करते हैं बच्चे, इट इज एसेंशियल फॉर प्रेगनेंसी। बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि ये हार्मोन रिलीज करते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन, एंड दिस हार्मोन इज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर द प्रेगनेंसी। तो इसका मतलब बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है मैच्योर मेमेलियन फॉलिकल्स। जो फॉलिकल मैच्योर है, ठीक है, अभी मैंने बताया था जो फॉलिकल मैच्योर है उसको हमने क्या बोला था, ग्राफियन फॉलिकल। उसको हमने क्या बोला था, ग्राफियन फॉलिकल। और जब यही ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगी तो सेकेंडरी oocyte के साथ साथ जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा भी रिलीज होगी। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आज का लेक्चर थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो गया होगा। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने मेमरी ग्लैंड का पूरा डिस्कशन किया है। मेमरी ग्लैंड के बाद हमने हार्मोनल कंट्रोल भी देखा मेमरी ग्लैंड का, और ओवेरियन फॉलिकल्स का देखा, डायग्राम देखा। फिर हमने जो भी ओवेरियन फॉलिकल्स है उनको हमने कॉर्टेक्स रीजन के अंदर रिप्रेजेंट किया। तो आई होप आज का लेक्चर आपको बड़ा मजेदार लगा होगा, और आप थोड़ा सा आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आज के लेक्चर के अंदर, कि डायग्राम अगर आप खुद बनाओगे तो और ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे oogenesis। oogenesis हम अपना कंप्लीट करेंगे, और ये जो लेक्चर है ये आपको डेफिनेटली हेल्प देगा मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी समझने में। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर वो समझना है तो आज का लेक्चर आपको 1 से 2 बार रिवाइज करना ही पड़ेगा। और जब नेक्स्ट लेक्चर जब होगा तो नेक्स्ट लेक्चर आपको तब देखना है जब आप आज के लेक्चर को बहुत अच्छे से
समझ जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।